हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमी क्लास 11 से चैप्टर नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर आज हम इस चैप्टर में रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी हम मूलतः यहाँ पर जानेंगे कि भारत में जितने प्रयत्न किए गए सरकार के द्वारा, जो जो योजनाएं लाई गई, उनसे क्या हमारे देश में रोजगार में समृद्धि हुई, यानी रोजगार में वृद्धि हुई या नहीं हुई, और रोजगार में वृद्धि से क्या हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है उस पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, या हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ थी, यानी 1947 में हमारी जो जीडीपी थी, वर्तमान में जो जीडीपी हमारी जो ग्रोथ है, उस जीडीपी ग्रोथ के दौरान कितना रोजगार हमारे यहाँ बना, कितना रोजगार सृजन हुआ। तो उन सब बातों को पर इस अध्याय के तहत हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी जो है डेली करंट अफेयर सीरीज, इसके अलावा एक दिवसीय एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आ रही है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी वृत्तिक कार्यों में संलग्न हैं। ठीक है, यानी जीविकोपार्जन करने के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहे हैं, चाहे वो कृषि से रिलेटेड कार्य हो, ठीक है, विनिर्माण से रिलेटेड हो या सेवा क्षेत्र का हो, कहीं ना कहीं उनमें हम संलग्न हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ जो कार्य हैं, इनमें से हमारे कुछ रोजगार के साधन हैं, रोजगार प्रदाता साधन जो हमारे हैं वो फॉर्मल सेक्टर के यहाँ पर हैं, कुछ यानी औपचारिक रूप से हैं, कुछ अनौपचारिक हैं। औपचारिक वो हैं जिनसे हमारी जो है जॉब सिक्योरिटी है, यानी कि हमारे रोजगार की हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं वो जो साधन। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के रोजगार हुए, आपको रोजगार की एक सुरक्षा प्रदान करता है, यानी गवर्नमेंट में कितना भी उथल पुथल हो जाए आपको सैलरी मिलती रहेगी, आपकी सैलरी बंद नहीं होगी। कुछ भी दुर्घटना होती है तो गवर्नमेंट उसका खामियाजा यानी मुआवजा वगैरह भी आपको देती है। ठीक है, वैसे ही कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर आपको रोजगार जो है कहीं ना कहीं फॉर्मल सेक्टर में ही है, फॉर्मल वे में ही है वहां पर, यानी वहां पर भी आपको जो है आपकी रोजगारी सुरक्षा से संबंधित तमाम उपाय, तमाम प्रावधान वहां पर आपको जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं, ताकि आपको जीवन की सुरक्षा के साथ साथ आपकी रोजगारी की सुरक्षा भी मिले और आपकी जो बाद में बचत या पेंशन के रूप में जो भी आपको देना हो उन्हें, वो भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसे आपके जो है औपचारिक सेक्टर ये हो गया, और वहीं एक अनौपचारिक सेक्टर भी है। अनौपचारिक में आप मान सकते हैं आपके दिहाड़ी मजदूर हुए, असंगठित क्षेत्र वाला जो पोर्शन है वो सब अनौपचारिक में आता है। इसमें आपकी ना तो पेंशन ना ही कोई रोजगार सुरक्षा की कोई बात होती है, तो ये अनौपचारिक में होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में समझें तो रोजगार के हमारे ये दोनों माध्यम हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो इनमें हम संलग्न हैं कहीं ना कहीं, और सबका उद्देश्य एक ही है, क्या है कि जीविकोपार्जन करना है। यानी रोजगार हम क्यों कर रहे हैं, यानी कि आप अभी जो वर्तमान में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं यही है कि भाई पढ़ लिख कर हम कहीं नौकरी में लग जाएंगे तो हम दो पैसे ही कमाएंगे। ठीक है, यानी अपने घर का जो खर्च है, अपना खर्च है, ठीक है, वो चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबके मन में एक चीज़ है कि भावना है कि हमें अपने जीविकोपार्जन के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी रोजगार को ज्वाइन करना है, इसलिए आप वर्तमान में भी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी के बारे में बताया गया है कि भारत में किस तरह से वितरण है रोजगार का, किस तरह से लोग जो है रोजगार में संलग्न हैं, यानी कौन कौन से सेक्टर में कितने कितने लोग संलग्न हैं, महिलाओं का क्या योगदान है रोजगार में। ठीक है, और ये जो रोजगार वाली जो प्रवृत्ति है, क्या जीडीपी बढ़ने के साथ साथ क्या रोजगार भी बढ़ता है हमारे देश में, तो वो बातें इस चैप्टर के अंदर समझाई गई हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी का एक कथन है शुरुआत में आपको पता होगा, महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको तमाम क्वेश्चन भी आपको यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिले होंगे कि महात्मा गांधी जो थे वो तीव्र औद्योगिकरण के धुरविरोधी थे। यानी इनका मानना ये था कि भाई तीव्र औद्योगिकरण ना किया जाए, तीव्र औद्योगिकरण या तीव्र मशीनीकरण ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मशीनें जो होती हैं वो आम आदमियों का रोजगार खत्म कर रही हैं। आप वर्तमान में देखते भी होंगे कि अब पहले क्या था कि पहले भाई कोई काम 100 आदमी मिलकर कर रहे थे, अब वही काम एक मशीन कर दे रही है कंप्लीट। ठीक है, यानी 100 आदमी मिलकर 8 घंटे में कंप्लीट कर रहे थे, और भाई एक मशीन जो कर रही है वो उसे 1 घंटे में निपटा दे रही है। तो कहीं ना कहीं मशीनीकरण आने से आदमियों की जो रोजगार था कम हुआ, बिल्कुल हुआ कम। तो गांधी जी का मानना यही था कि अगर हम मशीनों से हमारी आपत्ति नहीं है, लेकिन मशीनों के प्रति जो लोगों की सनक है, सनक का मतलब क्या है, मशीनों को लेकर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित हैं। ठीक है, तो ये सनक एक ना एक दिन श्रम का बचत करने वाली मशीनें हैं ये, और एक ना एक दिन ये लोगों को रोजगार खत्म कर देंगी, और इससे क्या होगा कि लाखों की संख्या में लोग, हजारों लोग बेरोजगार होकर भूखों मरने के लिए सड़कों पर ये फेंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें, हकीकत बात यही है कि हद से ज़्यादा मशीनीकरण भी सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोगों के रोजगार के साधन कम होंगे। ठीक है, लोगों की जो अभी फैक्ट्रियों में या फिर विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले लोग हैं, इनकी जो है जो ज़रूरत है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मशीनीकरण के दौर में क्या रोजगार कम हो जाएगा। अगर हम इसे चाहें तो इसे संतुलित भी कर सकते हैं, हमारे पास तरीके हैं, लेकिन हम कर पाए, कितना संतुलित कर पाए मशीनीकरण के दौर में रोजगार को, तो वो हम इस अध्याय के तहत देखेंगे। ठीक है, तो वही सब बेसिक सी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है
कि काम करने का अर्थ क्या है। यानी हम कोई ना कोई काम जरूर कर रहे हैं, कोई ना किसी कार्य में हम उद्योग में शामिल हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, वही सब बातें कही गई हैं। जैसे लोग खेतों में, कारखानों में, बैंकों में, कहीं ना कहीं तो आप कार्यस्थलों में काम कर ही रहे हैं, चाहे अपना खुद का निजी काम हो, जो कुछ हो, आप काम कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, कारखाने में जाने का मतलब यहाँ पे लिखा है कि पहले कारखाने में काम करने का जो अर्थ था वो किसी शहर में स्थित कर्मशाला में काम करना होता था। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजिकल चेंज आए हैं, यानी प्रौद्योगिकी परिवर्तन आए हैं, तो यहाँ पर हम गांव के घर में या फिर कहीं अपने निजी आवास पर ही अपना जो है औद्योगिक उत्पादन हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें देखने को मिली हैं कि पहले भाई हम काम के लिए, जैसे किसी कोई कहता था हम कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री का अर्थ ये होता था कि भाई ग्रामीण व्यक्ति जो है शहरी स्तर पर जाके किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। लेकिन अब जरूरी नहीं है तो शहरी स्तर पर काम कर रहा हो सकता है उसे घर पर ही रोजगार मिल गया हो। तो ऐसे भी साधन जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब बात कही गई है कि लोग जो है वो आजीविका यानी जीविकोपार्जन करने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कुछ लोगों को जो उत्तराधिकार में पैसा मिल जाता है, उत्तराधिकार में ही कुछ लोगों को जो प्रॉपर्टी अच्छी खासी मिल जाती है, जैसे तमाम लोगों को उत्तराधिकार के फलस्वरूप ज़मीनें मिल जाती हैं, बहुत सारा पैसा मिल जाता है। ऐसे में काम नहीं करते हैं वो लोग, उसी का खाते हैं बैठ के, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं भाई हमें ये सब सारी चीज़ें मिल गई हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बैठ के खाएं, हम कुछ और भी करेंगे, यानी हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसके अलावा भी हम प्रॉपर्टी और बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोनों तरह की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, ठीक है। और ये जो सभी लोग हैं, यानी कहीं ना कहीं चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, सभी लोग कहीं ना कहीं जो अपने कार्य करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय में उनका योगदान होता है। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा धनाढ्य व्यक्ति हो, सभी का राष्ट्रीय आपकी जीडीपी में योगदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, पहला पॉइंट, कि प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आय में योगदान करता है, ठीक है। और इसी में सब पॉइंट है, इसी के साथ, इसी के माध्यम से वह विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भाग लेकर देश के आर्थिक, ठीक है, विकास में वो हिस्सेदार बनता है। यानी कि जो आपकी वो आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो कृषि कार्य कर रहा हो, यानी प्राथमिक सेक्टर में लगा हो, द्वितीयक में लगा हो, तृतीयक में लगा हो, तो ऐसे करके वो आर्थिक विकास में योगदान करता है, हिस्सेदार बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो थे वो हमेशा से हस्तकलाओं को साथ में चलाए जाने के, यानी भारतीय परंपराएं, भारतीय शैलियाँ जो हैं, भारतीय जो हस्तकलाएं थी, यानी कि आपने देखा होगा कि पहले हमारा जो व्यापार था मध्यकालीन भारत में वो किस पर निर्भर था, यानी कि मोस्टली किस पर था, कपड़े वगैरह पर, सूती के वस्त्र पर, ठीक है, सूती वस्त्र, कढ़ाई वाले वस्त्र जो थे इन पर था, ठीक है। कुछ हमारे बर्तन वगैरह जो होते थे उनसे व्यापार होता था। तो गांधी जी का मानना यही था कि हमारे जो परंपरागत व्यापार चले आ रहे थे, परंपरागत उद्योग धंधे थे, उनकी उपेक्षा नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आधुनिक उद्योग धंधों की नींव रख दी तो परंपरागत जो हमारे उद्योग धंधे थे, हस्तकलाएं थी, उनका हम दोहन कर दें। जैसे आपने सुना होगा बनारसी साड़ी हुआ, बहुत सारे जगहों के अपने अपने एक विशिष्ट उत्पाद हैं, ठीक है, जिन्हें आज जीआई इंडिकेटर के तहत नामित किया गया, हर जगह के हैं। तो ऐसे तमाम उत्पादों को हमें संरक्षित रखना है, इन्हें हम बनाए रखना है, आधुनिकीकरण के दौर में इन्हें पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो वहीं इसमें गांधी जी ने कहा गया है कि कार्य के इसी महत्व को समझकर महात्मा गांधी ने शिक्षा और हस्तकलाओं सहित विभिन्न प्रकार के कामों के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया था, ठीक है। यानी इन्होंने ये कहा था कि हम ऐसी शिक्षा पद्धति विकास करें जिसमें आदमी शिक्षा तो ग्रहण करे ताकि वो, और इसके अलावा जो तमाम हस्तकलाएं हैं, हस्तकलाओं का ज्ञान है, वो ज्ञान भी प्राप्त करे ताकि वो भविष्य में अपने लिए जीविकोपार्जन के साधनों का चयन कर सके। इनका कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जो है यहाँ पर योगदान अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि अक्सर महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा जाता है कि गांधी जी के क्या विचार थे या नहीं थे। देखिए मेरा मानना ये है कि आप ये दोनों पॉइंट है महात्मा गांधी जी के, ये नोट 1 नोट 2 करके लिख लेना, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी जी कभी भी आपसे पूछा जाएगा, यूपीएससी में एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी क्या रोजगार संवर्धन के लिए तीव्र औद्योगिकरण के समर्थक थे या फिर नहीं थे, क्या भारतीय परंपरागत उद्योगों का समर्थन करने वाले थे, ऐसे करके प्रश्न पूछा गया है। तो आप ये नोट 1 करके पहला तो ये पूरा लिख लेना, ठीक है। और नोट 2 करके मतलब महात्मा गांधी जी ये चाहते थे तो ये नोट 2 करके ये लिख लेना। देखिए ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, इसका लिखवाने का प्रयोजन क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लिखवाने का प्रयोजन ये है कि आपको अक्सर करके निबंध लेखन करना पड़ता है, यानी कि आपको यूपीएससी एग्जाम में ऐसे राइटिंग करना पड़ता है। इसके अलावा आपका जो पेपर है यहाँ पर आपका जिसमें इकोनॉमी आता है, उस पेपर में आपको ये चीज़ें वहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती हैं, चीज़ों के बारे में समझाना पड़ता है। तो वहाँ पर ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि आपके समाज से जुड़ते हुए वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आप ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे तो यकीन मानिए आपका जो उत्तर होगा बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। इसलिए ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही सब बातें इसमें लिखी गई हैं
ठीक है। यानी कि आज आप देख रहे होंगे कि हम लोग हर व्यक्ति यानी कोई ना कोई, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर में हो, द्वितीयक में हो, तृतीयक में हो, किसी ना किसी कार्य में संलग्न जरूर है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई किसी कार्य में है नहीं है, किसी ना किसी कार्य में तो आता ही होगा। आपने देखा होगा कि वो दिखाता होगा भाई हम ऑक्यूपेशन हमारा क्या है, यानी हम व्यवसाय वृत्तिक कार्य क्या कर रहे हैं। तो कोई ना कोई लिखता है कृषि कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ तो आदमी कर ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आय जो है उसकी बन रही है, तो वही यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि ये समाज के सीमांत वर्गों, बाल श्रमिकों आदि के शोषण की समस्याओं को निदान करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। यानी कि आज वर्तमान में जो हम विभिन्न कार्य कर रहे हैं, क्रियाकलापों में संलग्न है, उनसे रिलेटेड नियम वगैरह, विनियम वगैरह बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। तो ऐसे करके समाज में जो सीमांत वर्ग है, जो हाशिए पे वर्ग था, उसके साथ शोषण जैसी समस्याएं जो थी वो भी कहीं ना कहीं कम हुई हैं। आपको पता होगा आपका अनुच्छेद 23 और 24 बाल श्रम और आपके बलाश्रम जैसे भी प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, आप अनुच्छेद 23 और 24 जो है आपका आर्टिकल 23 और 24 किसका, मौलिक अधिकारों का, तो ये आपको पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 ये बताता है आपको कि किसी का में शोषण नहीं करना, किसी व्यक्ति को जबरन काम नहीं करवाना है, किसी को बेचना है, खरीदना नहीं है। इसके अलावा चाइल्ड लेबर है, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ संविधान में वर्णित की गई हैं। तो इन सबसे कहीं ना कहीं लाभ हुआ है, यानी कि हमारे यहाँ रोजगार बढ़ा, तो उससे संबंधित नियम विनियम वगैरह बनाए गए। ठीक है, अब बात करते हैं श्रमिक और रोजगार। श्रमिक कौन होता है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है, अगला पॉइंट डाल लेना, रोजगार और यानी श्रमिक और रोजगार। श्रमिक कौन है और रोजगार कौन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम श्रमिक की बात कर लें और रोजगार की बात कर लें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो श्रमिक और रोजगार से पहले यहाँ पर श्रमिक के बारे में यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया कि वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, चाहे वो निम्न स्तर की हो या उच्च स्तर की हो, किसी भी स्तर की हो, ये सब जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो वो उनमें जो कार्यरत व्यक्ति होते हैं क्या कहलाते हैं, श्रमिक कहलाते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं भाई वो एक बड़ा अफसर है तो वो श्रमिक नहीं हुआ, वो भी श्रमिक है, वो सेवा सेक्टर के अंतर्गत श्रमिक है, तृतीयक सेवाओं के अंतर्गत जो रोजगार आ रहे हैं उसके तहत श्रमिक है, श्रमिक ही है वो। आप ये नहीं कह सकते भाई श्रमिक नहीं है, श्रमिक ही है कोई ना कोई, क्योंकि आप गवर्नमेंट की परिभाषा, मानक परिभाषा जो है वो यही कहती है कि वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं वो श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वो बड़ी क्रियाएं हों, उच्च स्तर पर हों या निम्न स्तर पर हों, किसी में हम हों तो वो श्रमिक ही हैं। तो पहला पॉइंट आप यही नोट कर लेना। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपको मैंने ये भी बताया था कि जो हम जो क्रियाएं संचालित करते हैं उनका कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय में योगदान होता है, सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में योगदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित जो सभी वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनका कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आप जानते भी हैं। तो आप ये भी बात जानते हैं कि हम लोग जीडीपी को बढ़ाने के लिए निर्यात और आयात करते हैं, यानी कि अपने यहाँ बनी हुई चीज़ों को किसी बाहर देश में भी भेजते हैं, और बाहर की चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन्हें अपने देश में भी मंगाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि मान लेते हैं कभी हमारा निर्यात, मान लेते हैं निर्यात 70% निर्यात कर रहे हैं और 30% हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो हमें क्या होगा। अब मान लीजिए हम अपने यहाँ निर्यात तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और बाहर से 100% सामान मंगा रहे हैं, विदेशों से 100% सामान मंगा रहे हैं, उस स्थिति में हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, तो वो यहाँ पर कंपैरिजन करके बताया गया है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर कंपैरिजन करके यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर तो आप देखिए, वैसे तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत रखा गया, इसके लिए ये पॉइंट यहाँ पे नहीं रखना था, लेकिन उन्होंने रख दिया है श्रमिक और रोजगारी परिभाषा के बावजूद भी यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर जीडीपी के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसे दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लेना आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये इसका अभी टॉपिक नहीं आता है ये। ठीक है, तो नोट करके नोट 1 में पहले ये पॉइंट ये डाल देना कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी कि तमाम अभ्यर्थी ऐसे होंगे। देखिए, अगर आपको परिभाषा याद है तो आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आप भूल गए हैं या फिर आपको लगता है कि भाई बार बार अगर लिख लेंगे हम तो हमें हमेशा के लिए याद रहेगी, तो आप लिख सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए। दूसरी बात, आप यहाँ पे नोट 2 करके यहाँ पर जो जीडीपी में आपका निर्यात और आयात वाला जो है चक्र, उसके बारे में आपको लिखना बहुत नितांत आवश्यक है। ये प्रश्न पूछा जाता है निर्यात आयात से संबंधित। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है, यानी निर्यात के लिए हमें, निर्यात से हमें मूल्य प्राप्त होता है, यानी हम अपने यहाँ की चीज़ें जो है बाहर बेचेंगे तो क्या होगा, यानी बाहर हमने अपने यहाँ की मान लीजिए उत्पाद बाहर बेचा तो उससे क्या होगा, हमारा पैसा आएगा। ठीक है, यानी हमारे उस उत्पाद के बदले हमारे यहाँ पैसा आएगा। और हम जब बाहर से कोई चीज़ खरीदेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने यहाँ का पैसा बाहर वाले को चुकाना पड़ेगा, बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों के टाइम में हुआ था, अंग्रेजों के टाइम में क्या था कि हमारा व्यापार जो था एक तरफा ही तो हो गया था, यानी हमारे यहाँ का जो निर्यात था वो बिल्कुल उन्होंने अवरुद्ध कर दिया था अपनी नीतियों की वजह से। हमारे यहाँ का जो निर्यात
निर्यात था यानी एक्सपोर्ट जो था वो बिल्कुल बंद हो गया था, ठीक है। और हम केवल क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। तो इंपोर्ट करने की वजह से क्या था कि हमारे पास जो भी संचित धन था वो खत्म होता चला गया। ऐसे करके भारत जो था बहुत ज़्यादा विपन्न और बहुत ज़्यादा गरीब राष्ट्र बनता चला गया। यही तो आपने देखा, यानी अंग्रेजों ने क्या किया, हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम जो था वो एक्सपोर्ट यानी हम जो उत्पाद प्रसंस्कृत करके बना रहे थे वो तो खत्म कर दिया बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो उत्पाद थे भी उन पर उन्होंने एकाधिकार जमा कर उन्हें कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन में भिजवा दिया, ठीक है। और वहाँ से प्रसंस्कृत उत्पादों को हमारे यहाँ वो जो बेचने लगे यानी हम इंपोर्ट करने लगे। तो ऐसे करके हमारे यहाँ का जो संचित धन था कहीं ना कहीं खत्म होने लगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, हमारा देश आर्थिक रूप से पिछड़ने का, गरीब हो गया। तो वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है नोट 2 में कि हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है निर्यात से, और आयात का मूल्य हमें वहाँ पर चुकाना पड़ता है। इसमें यहाँ पर अगर हम देखेंगे या यहाँ पर इतना नोट कर लेना पहले, ठीक है। तो इसमें दो तरीके होते हैं, यानी एक तो धनात्मक तरीका होता है और एक ऋणात्मक होता है, ठीक है। यानी देश का निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है, कब हो सकता है कि उस समय, तो यहाँ पर नोट 2 पहले लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब नोट 2 का ही सब पॉइंट यहाँ बना लेना, यहाँ पर लिख लेना, देश का जो निवल अर्जन है धनराशि वो धनात्मक हो सकती है कब, यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक है, तब ये हमारा जो निवल है, जो निवल अर्जन है यानी हम जो अर्जित आय करेंगे वो हमारी कैसी होगी, धनात्मक होगी। यानी जिस टाइम पे हम जो प्रोडक्ट बना के बाहर भेज रहे हैं, बेच रहे हैं अपना, और उसकी राशि, उसकी जो लागत है उससे ज़्यादा हमें मिल रही है और हमारे पास अच्छा खासा धन संचय हो रहा है, तो हम किस स्थिति में आएंगे, धनात्मक में आएंगे। यानी हम जो बाहर से उत्पाद मंगा रहे हैं वो कम मात्रा में मंगा रहे हैं और अपने यहाँ का उत्पाद देशों में ज़्यादा बेच रहे हैं, उससे में ज़्यादा धन की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो निवल अर्जन होगा वो धनात्मक में होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और ये पूछा भी गया है, ठीक है। यानी कि जब हमारे यहाँ निर्यात का मूल्य ज़्यादा होता है, यानी निर्यात मूल्य ज़्यादा होता है और आयात का मूल्य कम होता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, धनात्मक या ऋणात्मक, आप बता देंगे, धनात्मक कहलाती है, ठीक है। ऐसे करके पूछा गया है। तो आपने नोट 1 का पहला सब पॉइंट, ठीक है, ये लिख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड सब पॉइंट या नोट 2 का लिख लेना, अगर ऋणात्मक कब होगा, ऋणात्मक हो सकता है यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे, यानी हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, या शून्य हो सकता है, ठीक है। यानी तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। और शून्य स्थिति में क्या हो जाएगा, शून्य स्थिति थर्ड सब पॉइंट है यहाँ पे। शून्य स्थिति का मतलब होता है कि हमारा निर्यात और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों समान लेवल का रहे, तो वो शून्य स्थिति कहलाती है, ठीक है। शून्य जब होगा, शून्य हो सकता है, थर्ड सब पॉइंट, यदि आयात और निर्यात मूल्य समान हो, ठीक है। तो ये स्थिति जो कहलाएगी वो कहलाएगी शून्य स्थिति, ठीक है। तो हम जो प्राप्त करते हैं, प्राप्त जो अर्जन होता है, निवल ऋणात्मक में हो या धनात्मक हो, तो इनका योग करते हैं तो हमें उस वर्ष का जो है देश का सकल घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे करके हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है कि भाई हमारे देश में जीडीपी कितना है, ठीक है, हमने कितना बेचा, कितना हमारे बाहर से आया, तो ऐसे करके हमें जीडीपी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये इसी में चौथा सब पॉइंट नोट कर लेना, ये वाला, ठीक है। यानी हम प्राप्त अर्जनों का योग जब करते हैं तो हमें उस वर्ष के लिए देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो आपने ये दे चल गया आपको कैसे करके हमारा जो है जीडीपी हम निकालते हैं, कैसे करके हमें प्राप्त होता है, वो आपने यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में देख लिया, ठीक है। अब चलिए, हमने यहाँ पे श्रमिक की परिभाषा थी वो तो आपने यहाँ नोट कर ली। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमें तमाम हमारे रोजगार हैं, चाहे किसी भी सेक्टर के हों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, औपचारिक, अनौपचारिक, सभी में श्रमिक कार्यरत हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हैं भाई बड़े लेवल का अधिकारी है, बड़े लेवल का कोई कंपनी का बॉस है वो श्रमिक नहीं, वो भी श्रमिक है भाई, पैसे के लिए तो जॉब कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई वो बिना पैसे के लिए कहेगा नहीं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम जॉब करते रहेंगे, ऐसा नहीं। सभी व्यक्तियों का कहीं ना कहीं उद्देश्य पैसा ही है, ठीक है। वो लग पाते लोग दान वगैरह कर देते हैं, वो चीज़ अलग है, ठीक है। लेकिन सब कमाते तो हैं एक टाइम पे, तो अपना ऐसा तो है कमाते तो हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई व्यक्ति कहते हमें बिल्कुल कमाना ही नहीं है जिंदगी भर, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये अगर ऐसा कहता है व्यक्ति तो समझ लो वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है, तो वह ऐसा कह रहा हो, यानी अपने माता पिता पर, अपने किसी सहयोगी पर डिपेंड है जो उसे आराम से खिला रहा है खाना, वरना आपको जीविकोपार्जन करने के लिए तो कमाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आप 2 वक्त की रोटी कमा पाएंगे, रोटी खा पाएंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि इन गाँवों में लगे मुख्य श्रमों की सहायता करने वालों को हम श्रमिक ही मानते हैं, तमाम श्रमिक लगे होते हैं। अब यहाँ पर यह कहा गया है, यहाँ पर आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि जो जिन्हें काम के बदले हम नियोक्ता द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है उन्हें श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। यानी हम ये सोचते हैं कि जिन्हें काम के बदले कुछ रुपए मिलते हैं उन्हें श्रमिक कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, यानी कि हम अगर हम यहाँ की परिभाषा में देखें, अर्थशास्त्र की परिभाषा में, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में हम ये पाते हैं कि वैसे जनरली हमारी सोच ये बनी हुई है कि हमें जिस काम के बदले पैसे मिलते हैं तो वो श्रमिक वाला काम है, ठीक है, और जिसके बदले पैसे नहीं मिलते श्रमिक वाला नहीं है। जबकि अर्थशास्त्र ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी ऐसा इसलिए नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति स्वनियोजित भी होता है, अपने से रोजगार कमा रहा होता है, खुद के काम कर रहा होता है, तो भी वो भी श्रमिक ही है। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा है, ठीक है। तो
यहाँ पर आप अगला सब पॉइंट लिख लेना, सेकंड सब पॉइंट करके, कि आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि जिन्हें काम के वाले नियोक्ता द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है उन्हें श्रमिक कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं वे भी श्रमिक ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में अगर रोजगार की प्रकृति देखें, भारत में अगर हम रोजगार की प्रकृति देखें, आपने श्रमिक की परिभाषा जान ली, अब रोजगार की जान लेते हैं। देखिए, अगर भारत में रोजगार की प्रकृति देखें तो भारत की में रोजगार की प्रकृति कैसी है, बहुमुखी है। यानी कि यहाँ पर कुछ लोग वर्ष पर्यंत रोजगार में संलग्न रहते हैं, कुछ लोग जो है कुछ महीनों तक रोजगार में संलग्न रहते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं। तो ऐसे करके हमारे यहाँ रोजगार की प्रगति बहुमुखी है। ठीक है, यानी कुछ लोग वर्ष पूरे साल भर प्राप्त करते हैं, वर्ष पर्यंत प्राप्त करते हैं, कुछ वर्ष कुछ महीने में प्राप्त करते हैं। ठीक है, और कुछ मौसमी बेरोजगार हैं, यानी कि मौसम पे आने पर, सीजन के आने पर कार्य उन्हें मिल जाता है और फिर कुछ बाद में नहीं मिलता है। तो ऐसे भी हमारे यहाँ संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो थर्ड का सब पॉइंट लिख लेना बहुमुखी में, कि कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है, कुछ लोग वर्ष के कुछ महीने में। ठीक है, ठीक है, कुछ लोग वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार पाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इतना लिख लेना, इसमें ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कर लेना, इसी में ही, यानी कि ये आपका पहला सब पॉइंट हो गया, इसी में सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पर, कि वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति, ठीक है, यानी जो कुछ महीने संलग्न रहते हैं या वर्ष पर्यंत रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कि वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं उन सबको रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है, चाहे वो वर्ष के पूरे 12 महीने लगे हों या 4 महीने लगे हों। इन्हें अगर हम जब इनका एनालिसिस किया जाता है तो इन सभी को हम रोजगार की श्रेणी में ही शामिल करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, अब वो बात करते हैं भारत में श्रम शक्ति कितनी है। ठीक है, देखिए 2011-12 के जो भारत के आंकड़े रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भारत में, देखिए पॉइंट कौन सा आएगा, मैं पॉइंट भूल गया, ये आपका चौथा पॉइंट आएगा। देखिए 2011-12 के हमारे भारत में जो कुल श्रम शक्ति थी इसका लगभग 473 मिलियन ये आंका गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा गया था कि भाई शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों का श्रम बल अधिक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन कम है, और रोजगार के साधन कम होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग पलायन करके शहरों की ओर ज़्यादा जाते हैं। वहीं शहरों में लोग जो है रोजगार में इतना संलग्न नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ, उसका रीज़न है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि भाई पूरा घर रोजगार में लगा होता है। आपने देखा है कि खेती कार्यों में एक घर का पूरे 5-5 कैंडिडेट लगे हुए हैं, पांचों जब कैंडिडेट लगे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं श्रमिक ही हैं। बेशक उनमें रोजगार का सृजन कोई एक व्यक्ति कर पा रहा है, एक व्यक्ति के बराबरी आय सृजित हो पा रही है, लेकिन लगे तो पांचों के पांचों में। शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में क्या है कि भाई घर का एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है, तो बाद बाकी घर में उसकी पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे अगर बैठे भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ उसे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। गाँव में क्या है, भैया थोड़ा सा बच्चा समझदार हुआ उसे खेत में ले गए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर यानी वहाँ पर एक कंडीशन ये है कि रोजगार नहीं है, रोजगार है भी तो बहुत सीमित है। उसके लिए उसे वो जी जान से यानी कितनी जी तोड़ मेहनत करनी है। तो वहाँ गाँव में ये सिस्टम है। ठीक है, इसलिए गांव का श्रम बल ज़्यादा लगा हुआ है अपेक्षा का शहरी श्रम बल के। शहर में आपने देखा होगा भाई, शहर में थोड़ी ना कि भाई जो उनकी पत्नियां होती हैं, बच्चे होते हैं, अपने पिता के साथ जाते हैं कंपनी वगैरह में कि भाई उनकी हेल्प करवाएं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो कल गाँव में दिखती होंगे आप, खेती वगैरह में बच्चे भी शामिल कर लेते हैं वो लोग, बीवी पत्नी वगैरह भी, धर्म पत्नी वगैरह भी साथ में काम करते हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर पहला चौथा पॉइंट नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, इसमें लिख लेना आप चौथे का पहला सब पॉइंट कि इन 473 मिलियन श्रमिकों में 3/4 श्रमिक ग्रामीण हैं। ठीक है, यानी कि अगर इन 473 मिलियन श्रमिकों की बात करें तो इनमें हमारे 3/4 श्रमिक कौन कौन से हैं, ग्रामीण हैं। ग्रामीण भारत हमारा पूरा संलग्न है। ठीक है, दूसरी बात करें अगर इसमें पुरुषों की बात करें तो हमारी श्रम शक्ति में पुरुषों की बहुलता है। ठीक है, यानी यहाँ लिख लेना भारत में श्रम बल में लगभग 70% पुरुष तथा शेष, ठीक है, इसमें महिला और पुरुष बाल श्रमिकों को भी शामिल किया जाता है, ये हैं। ठीक है, यानी पुरुष बाल श्रमिक का मतलब क्या है, 14 से 19 वाले जो हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। कुछ तो वयस्क हैं, वो 70% में आ गए हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आप चौथे का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना कि भारत में श्रम शक्ति यानी श्रम बल में लगभग 70% पुरुष और शेष इसमें ब्रैकेट में इसमें महिला और पुरुष बाल श्रमिकों को भी शामिल किया गया है, महिलाएं हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो है महिला श्रमिक, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला श्रमिक हैं इनका कुल श्रम बल में, ग्रामीण क्षेत्र के श्रम बल में इनका 1/3 का योगदान है।
वहीं ठीक है, अगर शहरों की बात करें तो शहरों में जो रोजगार समृद्धि हो रही है, रोजगार में लगे हुए व्यक्ति हैं, उनमें 100% में से, यानी शहरों में जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं उनमें से 100% में से 20% महिलाएं रोजगार में संलग्न हैं। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है। थर्ड सा पॉइंट नोट लेना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिक कुल श्रम बल का 1/3 है, तो शहरों में केवल 20% महिलाएं श्रम बल में भागीदार पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा अंतर इसलिए है क्योंकि शहरों की महिलाएं कहीं ना कहीं उनके पतियों की जो आमदनी होती है, उनके घर में जो आमदनी है उसका स्रोत अच्छा खासा है, यानी आमदनी अच्छी खासी हो रही है, तो ऐसी उन्हें जरूरत नहीं लगती है कि भाई हमें भी संलग्न होना चाहिए। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा वो एक तनाव की स्थिति में रहते हैं, यानी कि एक दबाव की स्थिति में रहते हैं, उनके सामने हमेशा रोजगार का संकट खड़ा रहता है, तो उन्हें लगना पड़ता है भाई अपने अपने बच्चों के साथ, अपने जो घर वालों के साथ खेती में। ठीक है, इसलिए गाँव की महिलाएं ज़्यादा संलग्न हैं। यहाँ पे लिखा भी है महिलाएं खाना बनाने, पानी लाने, ये सब कामों में लगी होती हैं गांव में। ठीक है, इसलिए गांव की शक्ति की जो है संबल जो है वो ज़्यादा है, महिलाओं का ज़्यादा है। जबकि शहरों का 100% में से मात्र 20% महिला ही रोजगार में संलग्न है, श्रम बल में भागीदार हैं। ठीक है, देखिए ये सब आंकड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सब आंकड़े जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके लिए, इन आंकड़ों के लिए ना आप कोचिंगों में लाखों रुपए खर्च करते हो, इन्हीं आंकड़ों के लिए खर्च करते हैं, ये और बता दे रहा हूँ मैं। कोचिंगों में जो आप पढ़ने नहीं जाते हैं कि GS3 पेपर, GS2 पेपर, GS1 पेपर में क्या क्या आएगा, ठीक है, UPSC वाले में, तो वो ये आंकड़े ही होते हैं, ये बेसिकली आंकड़े ही होते हैं। ये आंकड़े, ये अगर आप यहीं पढ़ लो तो आपको ये लाखों रुपए जो बचा दो बिल्कुल बच जाएंगे आपके। लेकिन आप यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर आपको लगता है भाई यहाँ पे पढ़ने से हमारा पता नहीं टाइम खराब होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और निकल के आती है कि हम अधिकांश हमारी यानी आबादी में महिला श्रमिकों की जो है काउंटिंग नहीं करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, यानी कि आपके यहाँ जो आपके घर में आपकी जो माता जी हैं, आपकी, मेरी, सभी की मैं बोल रहा हूँ, जो सुबह से लेकर शाम तक किचन में लगी रहती हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो आप लोगों की फरमाइश डेली बनती है कि भाई ये आज बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। कभी आपने ये सोचा है कि उन्हें कुछ आप देते हैं, कुछ सैलरी आप देते हैं उन्हें? कुछ नहीं देते हैं। तो अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि भाई इन्हें भी श्रमिक माना जाए, जबकि भारत की GDP में इन महिलाओं का कोई योगदान नहीं होता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारी जो माताएं हैं जो 24 घंटे यानी कि किचन में लगी रहती हैं, किचन में शामिल रहती हैं, उनका GDP में कोई योगदान आंका ही नहीं जाता है। ठीक है, यानी उनका जो किया हुआ कार्य जो होता है वो रोजगार की श्रेणी में ही नहीं रखा गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, वही बातें कही गई हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो महिलाएं जो कार्य ये कर रही हैं, जैसे खाना बनाने का कार्य कर रही हैं, पानी लाने का, ईंधन बीने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो इन्हें हम जो है नगद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं इन्हें मिलती है। ठीक है, तो इसी कारण से इन महिलाओं को हम श्रमिक वर्ग में भी शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है कि आपके जो घरेलू कार्यों में संलग्न महिलाएं हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे हम श्रम बल में, श्रमिक वर्ग में उसे शामिल नहीं करते हैं, और ना ही हम उसके लिए कोई उन्हें जो है पे करते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ पे नहीं करते हैं, उन्हें कुछ देते नहीं है, तो हम उन्हें शामिल भी नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि भाई सोचने वाली बात यह है कि हर महिला का अधिकार है। अब भाई महिलाएं चाहे आपकी माँ ही क्यों ना हो, अब आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए घर का एक मतलब काम। देखिए आप जनरली इमेजिन ये करके देखना कभी कि मान लीजिए आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, बाहर शहर में रह रहे हैं, वहाँ पर आपकी माता जी आपके साथ नहीं है, और बाहर आपने खाना बनाने वाली आपने घर में एक लेडी लगाई। तो खाने बनाने वाली की भाई कंडीशंस होंगी, आप उसे सैलरी दोगे महीने पे, दोगे कि नहीं दोगे? लेकिन आपने कभी और सैलरी देने के बावजूद भी खाना बनाने वाली तय कर लेती भाई हम इतनी ही चीज़ें बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और कोई अगर बाहर से रिश्तेदार आ गया तो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, वो पहले तय कर लेती है। कि आपकी माँ ने कभी तय किया है आपसे? नहीं किया है। तो यकीन मानिए, इसलिए माँ का योगदान जो होता है अतुलनीय होता है। ठीक है, जो कि आप देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को। जब अर्थशास्त्र में आज आप जब घुसे हैं तो आपको लग रहा होगा कि वाकई में माँ का जो मूल्य हम चुका ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी आपको ये महसूस हुआ होगा आज ये लाइन पढ़कर कि वाकई में ये एक नाइंसाफ़ी है जो हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं। ठीक है, यानी उन्हें उनका जो हमारे लिए निस्वार्थ भाव से कर रही है उसके लिए हम उनका आकलन तक नहीं कर रहे हैं GDP में। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि भाई इनको भी श्रमिक आप मानिए, इन महिलाओं को भी श्रमिक मानिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर अब आप 5वां पॉइंट लिख लेना। ठीक है, महिलाएं खाना बीनने, पानी लाने, ईंधन बीनने के साथ साथ खेतों के काम में भी करती हैं। ठीक है, जिन्हें मजदूरी नहीं मिलती। ठीक है, जिन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती, ऐसे लिख लेना। इसी कारण इन महिलाओं को श्रमिक वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। इसी कारण इन महिलाओं को किसमें? श्रमिक वर्ग में भी शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आप लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो है आपका यही है कि जो लोग हैं, लोगों की
यहाँ पर भागीदारी है, ये बताया गया है लोगों की रोजगार में भागीदारी जो है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि कितनी कितनी जनसंख्या जो है आपकी रोजगारों में संलग्न है। देखिए आपके सामने ये जो चार्ट है, आप इस चार्ट को बना लेना, ठीक है। ये आपका चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कब का चार्ट है बता दे रहा हूँ, भारत में कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात 2011-12 का है। जारी किसके द्वारा किया गया है? की इंडिकेटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जारी किया गया है चार्ट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिंग संपूर्ण दिखाया गया है, ग्रामीण और शहरी को मिलाकर, ठीक है। फिर ग्रामीण स्तर पर, फिर शहरी स्तर पर दिखाया गया है कितनी महिलाएं संलग्न हैं, ठीक है। इन संपूर्ण में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 54.4, 21.9 यानी 38.6% जो है वो कार्यबल जो है कार्यरत है हमारे यहाँ, ठीक है। ग्रामीण स्तर पर 39.9 यानी 40% कार्यरत है, ठीक है। शहरी स्तर पर 36% मान सकते हैं लगभग कार्यरत है। तो ये बना लेना चार्ट, ठीक है। और नीचे लिख लेना कि किसके द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये रिपोर्ट्स ही हैं ये बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लोगों की रोजगार में भागीदारी कितनी है, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको नोट करना है पहला पॉइंट कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात जिसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में किया जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात जिसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये श्रमिक जनसंख्या का जो अनुपात है इसका प्रयोग ही हम किसके लिए करते हैं? रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए करते हैं, ठीक है। और यदि यह अनुपात जो है अधिक है तो इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य जनता की काम में भागीदारी अधिक होगी। यानी कि यदि जो अनुपात जो है श्रमिक, ठीक है, और रोजगार की स्थिति में जो अनुपात है यहाँ पर जनसंख्या अनुपात जो है अगर ये अधिक है, इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्यरत हैं, ठीक है। और इसी में सब पॉइंट, सेकेंड अब पॉइंट, यदि यही अनुपात जो है मध्यम या कम है तो इसका मतलब ये है कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है। यानी कि मान लीजिए जो श्रम बल जो है जनसंख्या का वो कार्यरत नहीं है कहीं भी, इसका मतलब क्या है कि वो भाई घर पे बैठा हुआ है, वो कहीं भी कार्यरत नहीं है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो आप चौथे का पहला सब पॉइंट और पहले का दूसरा सब पॉइंट ये नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं जनसंख्या शब्द की। जनसंख्या के बारे में आप जानते हैं, पढ़कर भी आए हैं, 6, 7, 8 जियोग्राफी में भी पढ़ा है आपने जनसंख्या की अवधारणा, जनसंख्या क्लास 8 में तो पढ़ाई है आपने, ठीक है, जियोग्राफी में तो है ही। तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या का अर्थ ये होता है कि भाई किसी क्षेत्र विशेष में, किसी समय में विशेष में रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या को हम जनसंख्या के रूप में डिफाइन करते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी समय विशेष पर जो लोग व्यक्ति रह रहे हैं उनकी कुल संख्या जो होती है वही जनसंख्या होती है। ये मानक परिभाषा है, लिख लेना आप, ठीक है। अगर हम भारत में जनसंख्या, श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करना चाहें तो हमें भारत की जो जितने भी श्रमिक हैं, ठीक है, यानी भारत में कार्य कर रहे जितने भी श्रमिक हैं उनकी संख्या को देश की जनसंख्या से भाग देना पड़ेगा, उसके बाद उससे 100 में गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें जो है कार्यबल, कार्यरत श्रमिकों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई श्रमिक कितने कार्यरत हैं, कार्यरत श्रमिक, ठीक है, श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं बट्टे टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, यानी टोटल पॉपुलेशन क्या है हमारी, ठीक है, इंटू 100, ऐसे करके हमारा जो कार्यबल है वो निकल के आ जाएगा कि हमारे यहाँ कितने लोग कार्यरत हैं। कार्यरत जनसंख्या आके निकल के आ जाएगी। वही लिखा है यहाँ पे कि रोजगार में कितने लोगों की भाग, यानी कार्यरत जनसंख्या कितनी है वो निकल के आ जाएगी। श्रमिकों की संख्या बट टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, ऐसे हमारे यहाँ क्या निकल के आ जाएगी? हमारे यहाँ जो कार्यरत श्रम बल है वो निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। तो सेकंड का सब पॉइंट यहाँ लिख लेना, यदि भारत के श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करना चाहें, ठीक है, तो हमें भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भागकर उसे 100 से गुणा करना होगा। ये लाइन लिख लेना आप, ठीक है। तो ये सेकंड का सब पॉइंट आपका हो गया। आगे बात करते हैं, अगर भारत में बात करी जाए श्रमिकों की तो भारत में 100 व्यक्तियों में से, ठीक है, 39 लोग श्रमिक हैं। अब देखिए बात कहेंगे अब आप कि भाई जो बाद बाकी 61 लोग हैं ये कैसे हैं? बाद बाकी 61 लोगों में या तो बच्चे हैं या फिर वृद्ध लोग हैं जो कि कार्यशील जनसंख्या में नहीं काउंट होते हैं। यानी 61% में कौन लोग आते हैं? या तो वृद्ध हैं या बच्चों का अनुपात है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी बच्चों को हम नहीं रखते हैं, आपको पता होगा बच्चों को हम शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। 14 साल तक के बच्चे इसमें नहीं आते कार्यशील जनसंख्या में, तो बच्चों को शामिल नहीं करते हैं, वृद्धजनों को शामिल नहीं करते हैं। तो ऐसे में भारत में अगर देखें
यानी कि हम जो 64 से ऊपर वाला है, कहीं कहीं 60 से ऊपर है। देखिए यहाँ पर अभी भी एक मत नहीं, कुछ किताबें आपकी एनसीईआरटी में 60 से ऊपर वाली जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या नहीं माना जाता है, कहीं कहीं किताबों में 64 से ऊपर लिखा गया है, ठीक है, जबकि 64 वाला ही सही है यहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ये भी जनसंख्या है। तो जो बच्चे और जो वृद्धजन है ये हमारे 61 वाले हिस्से में, 61% वाले में, यानी हमारे यहाँ मात्र 39% जनसंख्या ही जो है वो श्रमिक है, एक्टिव रूप से श्रमिक है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है। थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेना कि भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 39 श्रमिक हैं, ठीक है। अगर यही हम शहरी क्षेत्रों में बात करें, ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात कितने का, 36 का है। यानी शहरी क्षेत्रों में 100 में ऐसे कितने व्यक्ति कार्यरत हैं, श्रमिक हैं, 36 हैं। और जबकि ग्रामीण भारत में यह अनुपात कितने का, 40। यानी ग्रामीण भारत में 100 लोगों में से कितने श्रमिक हैं, 40 लोग श्रमिक हैं, ठीक है। ग्रामीण भारत में मैंने बताया था, ग्रामीण भारत में रोजगार के साधन कम है, इसलिए ग्रामीण भारत के लोग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक संबल पर निर्भर हैं। जबकि शहरों में क्या है भाई, एक कोई व्यक्ति अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अच्छी जगह रोजगार कर रहा है, तो घर में बैठ के 4-6 का पेट पाल देगा, 4-6 लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जबकि ग्रामीण भारत में रोजगार के साधन ज़्यादा नहीं है और आय वृद्धि के साधन भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए पूरे के पूरे घर को बैठ के काम साथ में करना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं, देखिए वही बात कही गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो गया, आगे बात पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए वही बात कही गई है ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में। यहाँ पर आप चाहे नोट कर लेना चौथा पॉइंट कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित हैं, इसी कारण रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी अधिक है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट शहरी जन समुदाय को, चौथे का अवसर जन समुदाय को रोजगार के भी विविधतापूर्ण अवसर सुलभ हो जाते हैं, ठीक है, और वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप रोजगार की तलाश में रहते हैं, इसलिए वहाँ पर उन्हें दिक्कत नहीं होती है, जबकि ग्रामीण स्तर में उन्हें दिक्कत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा सब पॉइंट नोट कर लिया, पांचवा पॉइंट यही है। पांचवा पॉइंट ये कहता है शहरी क्षेत्रों में पुरुष और महिला भागीदार का अंतर बहुत ही बड़ा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि केवल और केवल शहरी क्षेत्रों में 15% शहरी महिलाएं किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त दिखाई देती हैं। यानी शहरी महिलाओं की यहाँ प्रतिशत बताया गया कि मात्र 15%, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है। चलिए हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कही जा रही है 15%। अभी आपने ऊपर मैंने बताया था 20%, वो भी मैंने इसी किताब से बताया था, लेकिन यहाँ पर चूंकि इन्होंने इस रिपोर्ट को आधार बनाया है, ठीक है, यानी यहाँ पर इन्होंने क्या है, अभी वर्तमान में एक्चुअल कंडीशन क्या है वो बता दी है, और अभी इन्होंने इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया है। चूंकि आप सभी को मैं बता दूं, आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको रिपोर्ट का जिक्र करना पड़ेगा, ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आंकड़े हैं। तो भाई शहरी जनसंख्या में आप देख पा रहे हो 15% कार्यशील जनसंख्या है, 15% महिलाएं हैं, 14.7, यानी कि आप जो लगभग रूप में पूरा 15 मान लीजिए, 14 पॉइंट मत लगाइए, लगभग रूप में पूरा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना, इसमें आप पांचवा पॉइंट, ठीक है, इसमें पांचवें का सब पॉइंट ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जो रोजगार बाजार में भागीदारी है वो 25% है, ठीक है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख पा रहे होंगे महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितनी है, 24.8, यानी लगभग 25% है स्त्री भागीदारी, ठीक है, स्त्रियों की। तो आप वो देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब बात वही निकल के आती है, ठीक है, जहाँ कहीं भी पुरुष जो है पर्याप्त रूप से उच्च आय के अर्जन के जो है सफल रहते हैं, वहाँ पर महिलाओं को बाहर काम करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, उन्हें निरुत्साहित किया जाता है, बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और जहाँ कहीं पुरुषों की आय निम्न होती है तो मजबूरी में महिलाओं को भी काम करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे वही लिखा गया है कि महिलाओं द्वारा परिवार के लिए किए गए अनेक कार्यों को आर्थिक उत्पादन कार्य नहीं माना जाता है। ये तो आपने पढ़ चुके हैं अभी, चाहे आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए। यानी यहाँ पर महिलाएं जो भी कार्य कर रही हैं, घरेलू कार्य कर रही हैं, उसको आर्थिक क्रियाओं में नहीं संलग्न किया जाता है, आर्थिक उत्पादन कार्य में नहीं माना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ देश में जो कार्य या रोजगार की परिभाषा है, ठीक है, तो वो संकीर्ण है कहीं ना कहीं, यानी उसमें संकीर्णता आप देख सकते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अन्याय भी है। कायदा तो ये कहता है भाई आप महिलाओं की काउंटिंग कीजिए, चाहे बेशक घरेलू हैं तो क्या हुआ, एक अनुमान तो लगाइए कि कितनी महिलाएं घरों में कार्यरत हैं। नहीं, घर में जो महिलाएं उससे तो पता चले हमारी वैल्यू क्या है, ठीक है। वो तो बेचारी शादी होकर आती है, उसके बाद से मरने तक लगी रहती है किचन में, ठीक है, और कम से कम उसे भी तो पता चले। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, कि कार्य या रोजगार की यह संकीर्ण परिभाषा, यानी कार्य या रोजगार की संकीर्ण परिभाषा देश में महिला वर्ग की श्रम बल में भागीदारी को नहीं मानती तथा इसलिए देश में महिला श्रमिकों की संख्या को कम आंका जाता है, ठीक है। किसकी, यानी घरेलू स्तर पर कार्यरत महिलाओं की, ठीक है।
यानी यहाँ लिख लेना कार्य या रोजगार की संकीर्ण परिभाषा में, कार्य या रोजगार की, ठीक है, संकीर्ण परिभाषा में घरेलू स्तर पर या घरेलू उत्पादन में जो है घरेलू कार्यों में लगी महिला वर्ग की श्रम बल को, ठीक है, महिला वर्ग की श्रम बल में भागीदारी को नहीं मानती, ठीक है, ये लिख लेना ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर छठा पॉइंट हो गया आपका। अब वही सब रिपोर्टें हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पुरुष रोजगार देख रहे होंगे, स्वयं कार्यरत, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, ये भी रिपोर्ट की एंड आपकी जो रिपोर्ट है आपकी की इंडिकेटर्स एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि भाई कुछ लोग स्वयं निर्मित रोजगार कर रहे हैं, कुछ लोग भाड़े के श्रमिक हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग अब आपकी ये पड़ेगी स्वनियोजित और भाड़े के श्रमिक, ठीक है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर एक कंडीशन ये बताई गई है, स्वनिर्मित कौन होते हैं, भाड़े के श्रमिक कौन से होते हैं। स्वनिर्मित के लिए एक एग्जाम्पल ये लिया है, एक व्यक्ति की दुकान है, ठीक है, सीमेंट की, ठीक है, सीमेंट की दुकान है, सीमेंट की दुकान पर जो बैठा है व्यक्ति उसका क्या है, खुद का रोजगार है, ठीक है। अब इसके अलावा एक व्यक्ति सीमेंट की दुकान पर जो सीमेंट की बोरियां उतर रही हैं या फिर लोड हो रही हैं, वो जो कार्य कर रहा है वो क्या है, वो भाड़े का श्रमिक है, ठीक है। एक तीसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है, तीसरे व्यक्ति का यहाँ पे एग्जाम्पल एक और लिया गया है, यानी कि अनियत मजदूर बोल सकते हैं, भाड़े का श्रमिक जो है अनियत मजदूर है, ठीक है, अनियत मजदूर बोला है। तीसरा व्यक्ति क्या है, कंपनी में लगा हुआ है, ठीक है, यानी कंपनी में काम कर रहा है, नियमित रूप से श्रमिक है वहाँ पर, ठीक है, यानी कंपनी में एक इंजीनियर का एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अपने यहाँ 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है सीमेंट कंपनी का स्वामी, दूसरा लिया है निर्माण मजदूर का एग्जाम्पल, और तीसरा लिया है हमने एक कंपनी का सिविल इंजीनियर। तो यहाँ पर जो आपको सीमेंट का स्वामी वाला जो है वो है स्वनियोजित रूप से है, ठीक है, और जो आपका दिहाड़ी मजदूर है वो क्या है, अनियत मजदूर है, ठीक है। वहीं ये किसी कंपनी में सिविल इंजीनियर के पद पर तैनात व्यक्ति है, वो क्या है, एक संगठित रोजगार में है, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर ही क्यों ना हो, फॉर्मल सेक्टर ही है वो, ठीक है, सॉरी इनफॉर्मल बोल गया मैं, फॉर्मल सेक्टर में एक संगठित रोजगार में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे करके लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना कि देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर पहला पॉइंट निर्माण उद्योग में, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना निर्माण उद्योग में, ठीक है, 3 तरह के कर्मी पाए जाते हैं, 3 तरह के कर्मियों का योगदान है, ठीक है, ऐसे लिख लेना, ये लिख लेना कि निर्माण के उद्योग में या उद्योग में 3 तरह के कर्मियों का योगदान होता है, ठीक है। उद्योग में 3 तरह के कर्मियों का योगदान कौन कौन सा है, ठीक है। पहला यहाँ पर लिख लेना जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं, ठीक है, उन्हें स्वनियोजित कहा जाता है। यानी उद्योग में 3 तरह के लोगों का योगदान होता है, कौन कौन से हैं, जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वनियोजित कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहीं सेकंड है, ठीक है, यानी कि स्वनियोजित श्रेणी में जो हमारे जो है भारत का आधा श्रम बल इसी श्रेणी में आता है, यानी भारत की आधी जनसंख्या जो है वो स्वनियोजित है, खुद से रोजगार में लगी हुई है। तो इसी में लिख लेना आप, यानी कि इसका पहले सब पॉइंट में जो अपने उद्यम में स्वामी और संचालक हैं उन्हें स्वनियोजित कहा जाता है। इसमें आगे लिख लेना कि भारत में, ठीक है, यानी भारत का लगभग आधा श्रम बल इसी श्रेणी में आता है। यानी की एंड जो आपकी रिपोर्ट है इंडिकेटर, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रोजगार में जो हमारे अनियमित स्वयं कार्यरत रोजगार है उसमें 50% लोग खुद से कार्य कर रहे हैं, भारत में यही जनसंख्या आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा पहला सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा हमारा जो रोजगार का सेक्टर है, सेकंड सब पॉइंट पहले का, वो है निर्माण मजदूर, ठीक है। निर्माण मजदूर अनियत मजदूर वाले श्रमिक कहलाते हैं, ठीक है, और इनका योगदान कितना है भारत की श्रम शक्ति में, श्रम शक्ति का 35%, यानी श्रम शक्ति के 35% में कौन आते हैं, अनियत मजदूर आते हैं। देखिए पहले तो हमने वहाँ पे श्रम शक्ति में कार्यरत लोगों का योगदान देखा था, अब यहाँ पर उन कार्यरत लोगों को भी हमने वर्गीकृत किया है। जो लोग कार्यरत हैं वो विभिन्न सेक्टरों में कहाँ कार्यरत हैं उनको भी वर्गीकृत किया है हमने, ठीक है, ये आप समझिए ऐसे करके। तो यहाँ आपने पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड सब पॉइंट यहाँ पर नोट करना है, यहाँ पर अब आपको इसी में है, ठीक है, आपने यहाँ पर नोट कर लिया, निर्माण वाला नोट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, यानी निर्माण अनियत मजदूरी वाले भी आते हैं। यानी कि थर्ड सब पॉइंट नोट करना है, जब किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से काम पर रख उसे मजदूरी देता है तो वह कर्मचारी नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है, ठीक है। तो वह कर्मचारी नियमित रूप से वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है। और लिख लेना कि भारत में, ठीक है, भारत में श्रम शक्ति का मात्र 16%, ठीक है, नियमित वेतनभोगी के रूप में है, ठीक है, या नियमित वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, ठीक है, ये ऐसे करके लिख लेना आप। अब देखिए भारत की बात करें
तो भारत में जो महिला पुरुष दोनों जो कार्यरत हैं उसका 50% से अधिक जो है स्वरोजगार की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नोट यही कर लेना आप कि भारत में पुरुष और महिला श्रमिकों के 50% से अधिक तो स्वरोजगार वर्ग में ही आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम अनियत श्रमिकों की बात कर लें, अनियत श्रेणी के श्रमिकों की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर अनियत श्रेणी के जो श्रमिक हैं, यहाँ पर अब कौन सा पॉइंट आएगा, सॉरी थर्ड पॉइंट आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर आएगा, अनियत श्रेणी की रोजगार की बात कर लें तो अनियत रोजगार में महिलाओं का अंश 37% है और यहाँ पर पुरुषों का अधिक पाया गया है। यानी महिलाएं कितनी हैं अनियत श्रेणी में, अनियत यानी कि मजदूरी वाले रोजगार में अगर देखें डेली बेसिस पर मजदूर जो कार्यरत हैं उनमें 37% तो महिलाएं हैं और बाद बाकी जो है पुरुष हैं। 37% के बाद जितने भी संख्या जो बच रही है 63% के लगभग, तो 63% अनियत में कौन है, पुरुष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वहीं वेतनभोगी की बात करें, लिख लेना ये थर्ड पॉइंट पूरा, 37% कितना है महिलाओं का योगदान है अनियत वाले में। अनियत आप जानते हैं अनियत होता क्या है कि भाई जिनके रोजगार को पता नहीं है कब तक रोजगार है या कब तक नहीं है, डेली बेसिस वाले हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट है हमारा कि देश के 20% पुरुषों की तो ये नियमित वेतनभोगी हैं। ठीक है, यानी कि जो नियमित वेतनभोगी वाले हैं, नियमित वेतनभोगी सेक्टर जो आपका जो है तीसरा वाला, ठीक है, यानी कि जो आपके संगठित सेक्टर आप मान सकते हैं ऐसे। ठीक है, यानी किसी बड़ी इकाई में किसी बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं तो ऐसे लोग कितने हैं, 20% हैं। ठीक है, और इस वर्ग में जो है केवल 13% महिलाएं हैं जो कि नियमित वेतन भोगी हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ जो उच्च लेवल पर जो पढ़ाई का जो माध्यम है हमारा, आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा पिछले अध्यायों में कि हमारे यहाँ प्राथमिक स्तर पर जो नामांकन है उसकी दर ज़्यादा होती है और जैसे जैसे उच्च कक्षाओं में पहुंचते जाते हैं तो हमारे यहाँ नामांकन की दर कम होती जाती है, और खास करके महिला नामांकन की, यानी कि महिलाओं की अगर बात करें, लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की, यानी कि जो लड़कियां, एक अनुमान बताता है कि मान लेते हैं प्राथमिक स्तर पर 100 लड़कियां जो होती हैं एनरोलमेंट होती हैं और उच्च माध्यमिक तक, यानी कि उच्च माध्यमिक बोल रहा हूँ मैं, उच्चतर स्तर तक पहुँचते पहुँचते मात्र 10 लड़कियाँ रह जाती हैं। यानी 100 लड़कियाँ इंटर के बाद ही अपनी पढ़ाई ड्रॉप आउट कर देती हैं, यानी इंटर 12 में करने के बाद ही उनकी पढ़ाई छूट जाती है। मात्र 10 लड़कियाँ जो होती हैं वो ग्रेजुएशन कर पाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय रिपोर्टें कह रही हैं, आंकड़े कह रहे हैं, आप विभिन्न किताबें उठा के देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यानी हमारे यहाँ 100 लड़कियाँ प्राइमरी में एनरोल्ड होती हैं, उनका नामांकन किया जाता है, लेकिन जब 12वीं पास करती हैं उसके बाद केवल 10 या मुश्किल से 12 लड़कियाँ जो होती हैं वो ग्रेजुएशन में जा पाती हैं। ये एक सर्वे है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर अपने ऐसी दुर्दशा है, तो इसलिए आप ये देख सकते हैं जो अंतर आप ये महसूस कर रहे हैं नियमित वेतनभोगी वाले में, तो अंतर इसी वजह से आ रहा है कि पुरुष ज़्यादा कार्यरत हैं और महिलाएं कम कार्यरत हैं, इसी वजह से आ रहा है अंतर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम ग्रामीण श्रम बल की तुलना करें, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रामीण में अनियत मजदूरी वाले ज़्यादा हैं, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा हैं। अनियत वाले इसलिए ज़्यादा है कि भाई ग्रामीण में एक तो उच्च शिक्षा नहीं है, शिक्षा स्तर अच्छा खासा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्हें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, तो इसलिए ग्रामीण लेवल पर अनियत वाले श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर वही बात कही गई है। देखिए अनियत वाला चार्ट नीचे है, अनियत वाला चार्ट ये है, ठीक है, यानी कि ये अनियत वाला चार्ट है ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो श्रेणी है आपकी, ठीक है, यानी कि अनियत वाली श्रेणी है, ये वाली श्रेणी जो है अनियत वाली है। ठीक है, ये वाला चार्ट ये भी नहीं है, चार्ट नंबर कौन सा था, चार्ट नंबर भी नहीं डाला है यहाँ पे, 7.2 है, 7.2 यही वाला है, यही वाला है चार्ट। ठीक है, यानी अनियत में स्वयं कार्यरत लिखा तो है। ठीक है, तो ये अनियत में है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है संख्या, आप देख पा रहे हैं ये वाला चार्ट। ठीक है, और ये सब एक ही की इंडिकेटर्स एंड एम्प्लॉयमेंट जो वाला है इसी ने सबने जारी किए हैं चार्ट। ठीक है, तो ये आप देख लेना और ये नोट डाउन भी कर लेना इस चार्ट को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं गांव में, तो गांव वाला आप जानते हैं, आप ये चार्ट बना लेना ये वाला। ठीक है, समझ जाएंगे क्षेत्रानुसार रोजगार वितरण हमारे यहाँ कितना कितना है, शहरी क्षेत्रों में कितना है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, आप समझ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं फर्मों, कारखानों और कार्यालयों में रोजगार, यानी जो फर्में हैं, चाहे विनिर्माण सेक्टर की फर्में हों, कारखाने हैं विनिर्माण वाले, इसके अलावा कार्यालय वगैरह है, सेवा सेक्टर के रोजगार हैं, तो वहाँ पर हमारा रोजगार कितना कितना है। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि हमारी जीडीपी में जब जीडीपी बढ़ती है तो धीरे धीरे करके सेवा सेक्टर का योगदान ज़्यादा हो जाता है, और वही चीज़ हमारे यहाँ भी हुई, यानी हमारे यहाँ वर्तमान में सेवा सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि धीरे धीरे उद्योग भी सकल रोजगार में अपना अंश खोने लगते हैं, क्योंकि सेवा क्षेत्र में बहुत तीव्र दर से प्रसार होने लगता है। कहने का मतलब क्या है कि उद्योग जो होते हैं वो धीरे धीरे करके सकल रोजगार में उनका अंश कम होता चला जाता है, क्योंकि वो लोग मोस्टली सेवा क्षेत्र की ओर उन्मुख होने लगते हैं। कहने का मतलब ये है,
अब मैं आपको एक बेसिक यहाँ पर आइडिया बता रहा हूँ। देखिए, मानते हैं अगर किसान, ठीक है, यानी अगर किसान अपनी फसल नहीं उगाएगा, यानी अपनी जो किसान है वो अगर फसल उत्पादन नहीं करेगा, यानी कि जो क्रॉप वगैरह है उसको नहीं उगाएगा, फसल वगैरह नहीं उगाएगा, ठीक है, तो फसल अगर नहीं उगाई जाएगी तो क्या होगा? फसल नहीं उगाई जाएगी तो क्या बिस्किट वाली फैक्ट्री है वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। भाई बिस्किट के लिए रॉ मटेरियल के रूप में जो गेहूं का आटा आता है वो तो आता तो यहीं से है, किसान की तरफ से आता है। तो यानी बिस्किट वाली निर्माण वाली इकाई वो बंद हो जाएगी, यानी विनिर्माण सेक्टर वाली इकाई है, सेकेंडरी सेक्टर वाली इकाई है वो बंद हो जाएगी। अब सेकेंडरी सेक्टर की इकाई बंद होगी तो जो बिस्किट फैक्ट्री में निर्मित बिस्किट है उसके परिवहन में लगे हुए 50 ट्रक हों, 100 ट्रक हों, या फिर उनकी मार्केटिंग करने वाले मैनेजर वगैरह हैं, क्या उनकी आय सृजित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी कि एक साइकिल अगर टूटने का मतलब ये है कि ऊपर वाला साइकिल भी बाधित हो जाएगा। यहाँ पर ये कहने की परिभाषा का मतलब ये है, यानी कि हमारे यहाँ मानते हैं हमारा सेवा सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से एक भी सेक्टर हट गया यहाँ पर, चाहे आप मानते हैं सेवा सेक्टर केवल रह जाए, विनिर्माण रह जाए और प्राथमिक सेक्टर हमने हटा दिया तो भी ये सेक्टर ठप्प पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक साइकिल यहीं से चल रहा है पूरा, ये साइकिल पूरा यहीं से चल रहा है, जमीन से ही चल रहा है, यानी जमीन से जुड़े रहोगे तो बेटर रहेगा। और जमीन से अपने अपने कदम हटाए उड़ाए या जमीन से छोड़ने की कोशिश करी तो आप वहाँ पे खत्म हो जाओगे, ये हकीकत है, ठीक है। यानी कि हमारी एक आपको एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि मान लीजिए गेहूं है, यानी किसान अगर गेहूं नहीं उगाएगा तो आटा नहीं होगा, आटा नहीं होगा तो विनिर्माण में लगी हुई इकाइयां जो हैं आप देख रहे हैं, जो बिस्किट बना रही हैं, ब्रेड बना रही हैं, विभिन्न तरह के खाद्य उत्पाद बना रही हैं, वो खाद्य उत्पाद नहीं बनेंगे, यानी विनिर्माण इकाइयां ठप पड़ जाएंगी। अब विनिर्माण इकाइयां ठप पड़ गई तो जो विनिर्माण इकाइयों में बने हुए उत्पाद थे जो कि सेवा सेक्टर वाले ट्रांसपोर्ट कर रहे थे जिन्हें, ठीक है, यानी कि जो परिवहन के जरिए ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जो मार्केटिंग वगैरह करने वाले व्यक्ति उसमें शामिल थे, ठीक है, सेवा क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति थे, उसकी मार्केटिंग कर रहे थे, उन लोगों का भी रोजगार ठप पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से नहीं, मतलब नहीं, विश्व भर में हकीकत बात यह है कि उद्योग जब बढ़ते हैं तो यानी धीरे धीरे उद्योग भी सकल रोजगार में अपना अंश खोने लगते हैं, क्योंकि जब सेवा क्षेत्र का योगदान तीव्र गति से बढ़ने लगता है तो उद्योग भी ये सकल रोजगार में अपना अंश खोने लगते हैं। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब फिर से यहाँ पर वही है कि लोग क्या करते हैं, जब लोग संपन्न होने लगते हैं, सफल होने लगते हैं, तो उन्हें लगता है भाई खेती कौन करेगा, खेती में मेहनत ज़्यादा लगती है, खेती नहीं करेंगे, हम ऐसी कोई जॉब करेंगे जिसमें कुर्सी पे बैठना पड़े आराम से, बाकायदा एसी रूम मिले हमें। तो ऐसे करके हर व्यक्ति अगर एसी रूम की तरफ भागने लगा तो क्या वो एसी रूम हमेशा के लिए जो कायम रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यहाँ पे वही समझाया गया है कि आप में से हर कोई व्यक्ति कहने लगा कि नहीं हमें तो भाई ऑफिसर वाली जॉब चाहिए, हम तो और कोई जॉब करेंगे ही नहीं, यानी हमें किसान नहीं बनना है। किसान कौन बनेगा? गंवार लोग करते हैं, ये करते हैं। अगर हमने ये सोच बना ली तो ये यकीन मानना कि आने वाले समय में ये सेवा क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा। ये आपकी पहली लाइन ये कह रही है, ठीक है। यानी ये अगर आप सबकी सोच यही बन गई, सब लोग सेवा क्षेत्र में ही अगर निर्भर हो गए तो आने वाले दिनों में सेवा क्षेत्र अपने आप ही खत्म हो जाएगा। फिर से आपको वही साइकिल, यानी फिर से आपको यहीं पर लौट के आना पड़ेगा और फिर से यहीं से साइकिल ये वाला यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। यानी अगर वर्तमान में आपको चक्र चलाना है तो ये साइकिल हमेशा के लिए कंटिन्यूअस वे में चलता रहना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें अगर फेरबदल होता है तो यकीन मानिए इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका ये है कि सामान्यतः बात करें हम तो सामान्यतः हमारी आर्थिक क्रियाओं में 8 विभिन्न औद्योगिक कार्यों में हमने विभाजित किया है जो हमारी आर्थिक क्रिया है, ठीक है। कैसे कैसे विभाजित किया है वो बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना आप इसी में सब पॉइंट करके। कृषि, ठीक है, देखिए ये जो का खा गा भाले पॉइंट है ऐसे करके लिख लेना, का पॉइंट, खा पॉइंट, ठीक है, गा घा ऐसे करके लिख लेना पॉइंट। तो मैं बता रहा हूँ क्यों लिखवा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ तक 8 पॉइंट यहाँ पर आप लिख लेना, जा तक पॉइंट ये यहाँ पर लिख लेना 8 पॉइंट, ठीक है। इनके सामने आप ये डाल देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कृषि कार्य है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर हमने इन्हें पुनः विभागों में विभक्त किया है, यानी हमने जो कार्य हैं इनको हमने फिर पुनः 3 भागों में विभक्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसी में सब पॉइंट लिख लेना, इस सभी कार्ययुक्त व्यक्तियों को 3 प्रमुख भागों में फिर से विभाजित किया जाता है, ठीक है। इनमें प्राथमिक, ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक में आपके का और खा सेक्टर वाले आते हैं, का और खा वाले आते हैं। किस में आते हैं? प्राथमिक में। लिख लेना का और खा किस में आ रहे हैं, यानी का और खा के आगे लिख देना ये प्राथमिक में आ रहे हैं, ठीक है। द्वितीयक में कौन आ रहे हैं? द्वितीयक में कृषि कार्य सहित इन्होंने शामिल कर लिए हैं, यानी कि अब जो कृषि कार्य भी हैं वो बड़े लार्ज स्केल पर हो रहे हैं, विनिर्माण सेक्टर के लेवल पर हो रहे हैं, औद्योगिक आधुनिक मशीनों के जरिए हो रहे हैं, तो इन्होंने भी उसे एक प्रोडक्शन के वे पर रख लिया है, ठीक है। इसलिए इन्होंने द्वितीयक में कृषि कार्यों को भी शामिल कर लिया है, ठीक है। तो ये द्वितीयक में आ गए। सेवा क्षेत्रक में बाद बाकी जितने सब बच रहे हैं काखा गा के अलावा, तो वो सब कितने में किसमें आ गए? वो सेवा क्षेत्रक में आ गए। तो ये वर्गीकरण है आपका, ठीक है। अब भारत की बात करते हैं। भारत की स्थिति ये है कि भारत में अधिकांश श्रमिक जो हैं
वो आज भी प्राथमिक क्षेत्र पर ही डिपेंड है। कृषि कार्यों, खनन संबंधी कार्य हैं, जो प्राथमिक कार्य होते हैं, उन्हीं पर ये लोग डिपेंड हैं। ठीक है। और वहीं आपके द्वितीयक क्षेत्रक की बात करें आपकी, तो द्वितीयक क्षेत्रक में हमारे यहाँ के लगभग 24% श्रम बल नियोजित है। ठीक है, यानी 24% किसमें, द्वितीयक क्षेत्रक में। 27% के लगभग हमारा किसमें है, ये श्रमिक सेवा में संलग्न है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हमारे पास ये हुआ हमारे यहाँ। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ 51% को छोड़कर 49% लोग किसमें कार्यरत हैं, वो प्राथमिक में कार्यरत हैं। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर में। ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है कि हमारे यहाँ 49% लोग जो है प्राथमिक सेक्टर में है, 25% के लगभग द्वितीयक में है। ठीक है, 27 के लगभग हमारे यहाँ कितने में, 27 के लगभग जो है वो तृतीयक में है। ठीक है, यानी कि यहाँ मोटा मोटा अनुमान ये है कि 49 किसमें है, आपके प्राथमिक में है। 25 कितने हैं, 25% लोग कार्यरत हैं द्वितीयक में, और 27% कार्यरत हैं आपके तृतीयक में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये उद्योग में कार्यबल का वितरण टेबल है आपकी, ये बनानी नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए। ठीक है, तो ये आप लिख लिया होगा आपने, यानी कि बाद बाकी यानी प्राथमिक श्रमिक में लिख लेना, प्राथमिक में कितने 49% है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है वो ज़्यादा है भी है। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ लिख लेना, ग्रामीण भारत की लगभग 64% श्रम शक्ति कृषि, वन और मत्स्य पर निर्भर है। कहने का मतलब प्राथमिक कार्यों पर निर्भर है, सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है, चौथा पॉइंट यही है। ठीक है, अगर बात करें ग्रामीण स्तर पर, तो ग्रामीण स्तर पर केवल 20% लोग ही जो हैं वो विनिर्माण में संलग्न हैं। यहाँ लिख लेना, 20% ग्रामीण केवल विनिर्माण में, ठीक है, विनिर्माण में लगे हुए हैं, ऐसे लिख लेना। ठीक है, इसके अलावा विनिर्माण के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, सेकंड सब पॉइंट ग्रामीण का, कि केवल 17% ग्रामीण ही केवल जो है वो सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, यानी ग्रामीण रोजगार की बात यहाँ पे अलग बताई गई है और वैसे वैसे रोजगारों की अलग बताई गई है। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक लेवल पर कितने लगे हुए हैं, 64% लगे हुए हैं। द्वितीयक में यहाँ पर लगे हुए हैं 20% लगे हुए हैं, और सेवा क्षेत्र में मात्र 16% कार्यरत हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग। ठीक है, वही बात यहाँ पर बताई गई है। 16 मतलब 17% इन्होंने मान लिया है, 15.5 को आगे बढ़ाया 17 मान लिया इन्होंने। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप लिख लेना, ये ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार के बारे में है। अब बात करते हैं शहरी रोजगार की। ठीक है, शहरी रोजगार में देखिए अब आपका कौन सा पॉइंट आएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें हेर फेर मत करना कुछ भी, और ये मत सोचना कि सर ये इतना पॉइंट लिखवा रहे हैं। पॉइंट लिखने पड़ेंगे और याद भी करने पड़ेंगे, आपको 2 बार रिवाइज करने पड़ेंगे। शहरों की बात करें तो शहरों में 60% लोग शहरी श्रमिक सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और लगभग 30% जो है शहरी श्रमिक द्वितीयक और क्षेत्रक में नियोजित हैं। ठीक है, यानी कि अगर लोगों की बात करें शहरी लोगों की, तो शहरी लोगों में 60% तो यहाँ पर केवल और केवल सेवा क्षेत्रक में संलग्न है। ठीक है, यानी वही बात बताई है, शहरी में 60% जो है सेवा क्षेत्रक में है, द्वितीयक में केवल और केवल यहाँ पर 40% है, और प्राथमिक सेक्टर शहरों में देखें तो मात्र 7% है, मात्र 7%। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा ये वाला पॉइंट, 60, 30 और 10% मान लेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक सेक्टर की। ठीक है, देखिए प्राथमिक सेक्टर में जो महिलाएं हैं इनकी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वही बताया गया है कि प्राथमिक सेक्टर में जो महिलाएं हैं, पुरुष का जो महिलाओं का अनुपात है वो ज़्यादा है, चाहे ग्रामीण स्तर पर मान लो चाहे शहरी स्तर पर मान लो, इनका अनुपात ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर छठा पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पर कि प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 63% महिलाएं कार्यरत हैं। ठीक है, जबकि इस क्षेत्र में काम कर रहे पुरुषों की संख्या आधी से कम है, यानी पुरुष कम है प्राथमिक सेक्टर में, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, महिलाएं ज़्यादा लगी हुई हैं। ठीक है, तो आपने ये लिख लिए होंगे आंकड़े, मैं यही आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग है समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ समृद्धि और जो परिवर्तनशील रोजगार है इसको हम कैसे मापते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमारे देश में हमारी जो 50 सालों की या 60 सालों की अर्थव्यवस्था है, हमारी जो जीडीपी है वो उसने कितनी ग्रोथ की है, हम जो 1950 में हमारे यहाँ देश में आर्थिक नीतियाँ बनाई गई वो नीतियाँ कितनी कारगर रही हैं, क्या उनसे रोजगार का सृजन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो सब का हम यहाँ पर मापन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि हम केवल और केवल 2 विकास सूचकांकों पर ही जो विचार करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी हम केवल 2 विकास सूचकों पर विचार करेंगे जिसके जरिए हम समृद्धि और ये सब मापते हैं। एक तो है रोजगार समृद्धि और दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद। इनके जरिए हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितना विकास हुआ है, कितना देश हमारा आगे पहुंचा है, कितने देश में हमारे यहाँ तरक्की हुई है, कितना हमारा जीडीपी बढ़ा है, कितना हमारे यहाँ रोजगार सृजन हुआ है, इससे हमें पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए आपने पूरा देख तो लिया कि हमारे यहाँ लगभग 50 साल जो पहले हमारी अर्थव्यवस्था रही थी 2002 तक, सन 2000 तक, वो कैसी रही वो आपको पता है। ठीक है,
यानी यहाँ पे लिखा है 50 वर्षों से चल रहे योजनाबद्ध विकास का ध्येय राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में वृद्धि माध्यम से अर्थव्यवस्था का प्रसार रहा है। ठीक है, यानी हमारा उद्देश्य यही था कि भाई जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ जाएगा। देखिए हमारे यहाँ अर्थशास्त्री जो थे, जो योजना लेकर आए थे, उनका मानना सबका यही था कि हमारे यहाँ जीडीपी जब बढ़ेगी हमारे देश की, यानी जीडीपी जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी तो वैसे वैसे हमारे यहाँ एक ना एक दिन जो रोजगार है वो भी सृजित होता जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जीडीपी तो बढ़ती चलेगी, यानी ऊपर वाली जो रेखा आप देख पा रहे होंगे ये जीडीपी की रेखा है। जीडीपी तो बढ़ती चलेगी लेकिन रोजगार जो था हमारे यहाँ ऐसे डाउन चला था गया, बिल्कुल नीचे चला गया। ठीक है, रोजगार नहीं बढ़ा। रोजगार न बढ़ने के रीजन ये थे कि हमारे यहाँ मशीनीकरण का युग प्रारंभ हो गया, क्योंकि औद्योगिकरण की क्रांति आई, तो औद्योगिकरण की क्रांति के साथ साथ वहाँ पे मशीनीकरण की क्रांति भी शुरू हो गई। तो मशीनीकरण की क्रांति में कहीं ना कहीं जो लोग थे, रोजगार थे, जो श्रमिक थे, उनकी संख्या जो है यहाँ पर वो कम होती चली गई। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर रोजगार के सृजन न हो पाने का रीजन दूसरा हमारे पास ये भी है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन, यानी आप जो जनसंख्या देख रहे होंगे, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि देख रहे हैं, वो भी एक रीज़न रहा जिसकी वजह से हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादातर यहाँ पर रोजगार में संलग्न नहीं हो पाई, रोजगार ज्वाइन नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे। ठीक है, देखिए ये आप चार्ट देख पा रहे हैं, ये 1951 ऊपर वाली लाइन जो है आपकी जीडीपी वाली लाइन है। ठीक है, और नीचे वाली जो काली वाली लाइन है रोजगार वाली लाइन है। यानी कि हमारे यहाँ जो 1951-56 में जीडीपी जो थी 3.6 पर थी और रोजगार की दर जो थी 0.39% थी। ठीक है, अब वहीं जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं आप देख रहे हैं जीडीपी आज 7.8 तक पहुंच गई है। लेकिन हमारे यहाँ रोजगार देख पा रहे होंगे, रोजगार जैसे कि तैसी हालत बने हुए हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 1.12 पहुंच पाया है। रोजगार ऊपर, रोजगार का ग्राफ जो था वो ऊपर नहीं गया, यानी ऐसे करके रोजगार का ग्राफ ऊपर नहीं गया। रोजगार की हालत आज भी बिल्कुल धाराशाही है। रीज़न उसका वही है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। पहली बात तो हमारे यहाँ औद्योगिकरण हुआ, उसके चलते मशीनीकरण हुआ, यानी हमारे यहाँ आधुनिक मशीनों की स्थापना हुई, मशीनीकरण हुआ। और मशीनीकरण के अलावा भी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो है आपके यहाँ की एक विशाल जनसंख्या, यानी कि हम जितने उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो पा रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे यहाँ जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात मैंने एक ही बात कही है कि हमारे देश की सारी हालतें, सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं, सारे समाधान निकल सकते हैं अगर जनसंख्या पर काबू लगा लिया जाए। और जनसंख्या पर काबू नहीं होगा तो एक दिन जो ग्राफ जो आप देख रहे हैं 1.1 तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी नीचे चला जाए, बिल्कुल नीचे पहुंचता जाएगा। जीडीपी तो बढ़ती जाएगी हमारी, लेकिन हमारा ग्राफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये हकीकत है। तो यहाँ पर अब आप नोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट कि 1960 से लेकर 2010 की अवधि में भारत में जीडीपी में सकारात्मक वृद्धि हुई। ठीक है, और यह लिख लेना आप, श्रम वृद्धि दर रोजगार वृद्धि दर से अधिक रही। ठीक है, और ये जो दर थी इसमें रोजगार वृद्धि दर से ये हमारी जो जीडीपी है अधिक बनी रही है। इसमें सब पॉइंट लिख लेना। इस अवधि में रोजगार की वृद्धि दर लगभग 2% बनी रही है। रोजगार की वृद्धि दर हमारी कितनी रही है इतने 50 सालों के विकास में? मात्र 2% रोजगार की वृद्धि दर है हमारे यहाँ। रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है, जीडीपी में तो हमारे वृद्धि हुई है, रोजगार मात्र कितना बढ़ा है? 2% बढ़ा है। बहुत ही दयनीय दशा है हमारे भारत की। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पर वही बात कही गई है, 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में रोजगार वृद्धि जो दर थी वो कम हो गई थी और वो बिल्कुल पहले चरण में पहुंच गई थी। 1990 की बात तुलना करी गई है 1990 के अंतिम दशक में, यानी 1997-2000 में जो हमारे यहाँ रोजगार की दर थी वो 0.98 हो गई थी। यानी लगभग और लगभग जब हम यहाँ से स्टार्ट किया था हमने 1956-51 में, वहीं पर लगभग आके हम वहीं पर खड़े हो गए थे। यानी आज से लगभग 50 साल पीछे ही हम पहुँच गए थे रोजगार के मामले में। ठीक है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के आंकड़े कह रहे हैं। गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं इन रोजगार और सकल घरेलू उत्पादित समृद्धि, ठीक है, ये 1951 से 2012 तक के आंकड़े हैं, वो आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। ठीक है, और ये बात हकीकत भी है, नहीं हमारे यहाँ इतना हिनास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हम जो वर्तमान में हमारी जो तरक्की हम देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी का ग्राफ ऊपर चलता जा रहा है और हमारी रोजगार का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रोजगार विहीन समृद्धि की संज्ञा देंगे। ठीक है, यानी अगला पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लेना, यानी कि जो संज्ञा जो दी गई है इसको, वो यही रोजगार विहीन समृद्धि की संज्ञा दी गई है। हमारे अर्थशास्त्रियों ने संज्ञा ऐसे दी है। थर्ड पॉइंट नोट कर लेना आप यहाँ पर कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम रहे हैं। इस परिघटना को विद्वान रोजगार विहीन समृद्धि का नाम दे रहे हैं। और कारण मैंने बता दिए, रोजगार विहीन समृद्धि क्यों है। ठीक है, इसके कारण मैंने बता दिए, आपको स्पष्ट बता दिए। अब देखिए, आपके सामने ये चार्ट है, रोजगार पद्धति की प्रवृत्तियाँ दिखाई गई हैं, क्षेत्रक बताए गए हैं, स्थिति क्या है कि भाई कितने कितने लोग यहाँ पे नियोजित हैं 2011-12 में और वर्तमान में कितने हैं, 1972-73 में कितने हैं। ठीक है, 72-73 में लगभग 74% लोग प्राथमिक सेक्टर में थे। ठीक है, वर्तमान में 49% के लगभग रह गए हैं। द्वितीयक में अभी 24% के लगभग हैं। तृतीयक में आपके जो 27% के लगभग हैं, आप लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है,
अभी स्वनियोजित की बात करें 2000 आपकी अभी क्या आंकड़े, तो 52% लोग अपने रोजगार में, कुछ 18% के लगभग जो है वो दिहाड़ी मजदूर टाइप में है, ठीक है, दिहाड़ी बोल गया मैं, नियमित वेतन भोगी हैं, ठीक है, और 30% जो है अनियत हैं यहाँ पर, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ वर्तमान की स्थिति है, ये आपके 2011-12 के आंकड़े हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो बातें वह कही गई हैं, तो बातें वही सब हैं कि हमारे यहाँ देश बड़ा है, ये हुआ वो हुआ, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। जो भी मैंने आपको सब जो कहानी बताई वही कहानी यहाँ पर कही गई है। देखिए यहाँ पर आपको ये तो पता ही होगा, भारत हमारा कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए हमारे यहाँ जो था पहले की डेट में कहीं ना कहीं प्राथमिक सेक्टर बढ़ा था, लेकिन आज भी चूंकि रोजगार का सृजन कहीं और नहीं हो पा रहा है, तो लोगों की जो निर्भरता है वो प्राथमिक सेक्टर पर ही ज़्यादा है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगले पॉइंट पर देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 1972-73 की, तो 1972-73 में हमारे प्राथमिक क्षेत्र में 74% श्रम बल लगा हुआ था, और यही श्रम बल 2011-12 में कितना रह गया, 50% रह गया कृषि क्षेत्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में, यानी कि आप देखेंगे इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्रम से 11 से बढ़कर 24 हो गई, 15 से बढ़कर 27% हो गई। यानी वर्तमान में जो पिछले आंकड़े देखें तो पहले 11% जो थी हमारी तटीय क्षेत्र की वृद्धि, ठीक है, अभी वो वर्तमान में 24 हो गई है। और सेवा क्षेत्र की हमारे यहाँ जो पहले 15% थी, वर्तमान 27% तक पहुँच गई गति। तो वही यहाँ पर जिक्र किया गया है, कोई नया जिक्र नहीं है, आप ये लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये इन्होंने 1972-73 का कंपेरिजन 2011-12 के कॉन्टेक्स्ट में किया है, ठीक है। तो वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले 4 दशकों के अध्ययन करें 1972 से लेकर 2012 तक, तो इसमें हम देखेंगे लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हटकर अनियत श्रम की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि पिछले 4 दशकों में अगर जो हम ग्राफ देखेंगे तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये पा रहे हैं कि लोग जो स्वनियोजित से हटकर किस में बढ़ रहे हैं, जो अनियत दिहाड़ी मजदूर है इसमें इनकी संख्या बढ़ रही है। यानी पहले स्वनियोजित 1972-73 में कितने थे, लगभग 61% लोग थे। नियमित वेतन भोगी जो थे 15.4 थे, लेकिन अब उस समय अनियत जो थे वो 23% थे, लेकिन अभी वर्तमान में अनियत वालों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एक चिंता का विषय है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, आप अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, कि पिछले 4 दशकों में श्रम बल के वितरण में देखें तो पिछले 4 दशकों में, ठीक है, 1972 से 2012 में लगे लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हटकर अनियत श्रम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी स्वरोजगार जो है आज की डेट में लिख लेना इसी में, फिर भी स्वरोजगार रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे सब पॉइंट इसी में नोट कर लेना, सेकंड सब पॉइंट इसमें लिखा गया है कि विशेषज्ञ जो है वो स्वरोजगार को और नियमित वेतन से अनियत जो वेतन है श्रम रोजगार की ओर जाने की जो प्रक्रिया है, तो इसे श्रम बल के अनियतीकरण का नाम देते हैं। यानी विशेषज्ञ ये कहते हैं स्वरोजगार और नियमित वेतन से जो अनियत श्रम रोजगार की ओर जाने की प्रक्रिया है, इसको श्रम बल का अनियतीकरण की संज्ञा से देते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर औपचारिक क्षेत्र में फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जो मैंने बताया था आपका, फॉर्मल का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर या फिर ऐसी कंपनियां जो कि गवर्नमेंट के बनाए हुए नियमों कानूनों को मानती हैं, ठीक है, और उनके अनुरूप अपने एम्प्लॉइयों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो जैसे आपकी टाटा कंपनी हुई, टाटा कंपनी में अगर आप लगे हुए हैं तो यकीन मानिए आपका फ्यूचर एकदम गवर्नमेंट सर्वेंट जैसा ही होगा। रिलायंस हुई, ठीक है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें बड़े पोस्ट पर अगर आप छोटी मोटी पोस्ट पर नहीं, अच्छी पोस्टों पर अगर आप हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मल में ही अगर बात करें तो यहाँ पर आप नोट करके लिखेंगे औपचारिक क्षेत्र में रोजगार, औपचारिक में हमारे यहाँ कितना रोजगार है, ठीक है, ये नोट करके लिखेंगे औपचारिक क्षेत्र में रोजगार, ठीक है। इसमें लिख लेना पहला पॉइंट, संघीय श्रम मंत्रालय जो है ये देश के विभिन्न भागों में स्थित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से फॉर्मल सेक्टर में रोजगार संबंधित जानकारियां एकत्रित करता है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट कि वर्ष 2012 में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे 30 मिलियन कर्मचारियों में से 1.8 करोड़ कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत थे, ठीक है। यानी इसमें से कितने लोग कार्यरत थे सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में, वो थे 1.8 करोड़ लोग, ठीक है, 30 मिलियन में से, ठीक है। यानी कि हम मान सकते हैं लगभग 30 मिलियन की बात करें तो 1.8 करोड़ का मतलब यहाँ पर ये हो गया लगभग हमारे यहाँ पर बात करें तो 10 मिलियन से ज़्यादा लोग, ठीक है। यानी 10 या 11 मिलियन के लगभग लोग जो थे वो हमारे जो कितने थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है। और यहीं पर अगर पुरुष की बात करें तो यहाँ पर भी पुरुषों का वर्चस्व है, महिलाएं औपचारिक सेक्टर में मात्र इनका 1/16 अंश है, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है।
यानी हमारी फॉर्मल सेक्टर में अभी महिलाओं का योगदान मात्र 1/16 वहाँ है। ये 30 मिलियन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, 30 मिलियन हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, इसमें मात्र 1/16 जो है महिलाएं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके संघीय श्रम मंत्रालय का आंकड़ा कह रहा है फॉर्मल सेक्टर के रोजगार के संदर्भ में, तो आपने नोट में लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भारत में श्रम बल का अनौपचारिकरण, इनफॉर्मल वे में जो रोजगार है वो क्यों है, ठीक है, और उसका क्या समाधान हो सकता है। देखिए, आप सभी को पता है कि हमें रोजगार संवर्धन से संबंधित हमें रोजगार के तमाम नियम भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इन नियमों के तहत मजदूरों को उनकी दशाएं सुधारने के लिए तमाम तरह के लाभ भी मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कार्यस्थल वगैरह पर उनके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका बीमा वगैरह करवाया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, किसी अच्छी कंपनी में अगर कार्यरत हैं हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिलता है, बोनस वगैरह मिलता है, हर चीज़ मिलती है वहाँ पर, ठीक है। और वहीं आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें ये सब सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं। गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम कानून जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग इन्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो दोनों ही वर्ग हमारे यहाँ मौजूद हैं। एक वर्ग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में जिसे सिक्योरिटी मिल जाती है और दूसरे वर्ग को नहीं मिल पाती है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये चीज़ें हो पा रही हैं आपके यहाँ, ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ वही बात कही गई थी कि अगर औद्योगिकरण की रणनीति कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योगों में आकर्षित करो, ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कही गई थी कि हमारे यहाँ जीडीपी जैसे जैसे बढ़ेगी, औद्योगिकरण जैसे जैसे आएगा, तो औद्योगिकरण में क्या होगा, अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अतिरिक्त श्रमिकों की जब आवश्यकता पड़ेगी तो उनका जो है जीवन स्तर सुधर जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये बात कही गई थी, लेकिन हकीकत बात ये कुछ नहीं सुधर पाया, ठीक है। उसके काफ़ी रीजन वही रहे, सबसे प्रमुख रीजन तो यही रहे। पहला रीजन था मशीनीकरण और दूसरा रीजन था पॉपुलेशन, हद से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि। इस वजह से ये सारे उपाय जो थे वो कहीं ना कहीं फीके साबित हुए, हल्के साबित हुए या फिर न्यून साबित हुए, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर अर्थशास्त्रियों की माने तो अर्थशास्त्रियों का तर्क ये है कि रोजगार की जो गुणवत्ता है इसमें ह्रास हो रहा है लगातार 10 से 20 वर्षों में, ठीक है। चूँकि रोजगार की गुणवत्ता में ह्रास होने का मतलब ये है कि तमाम असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर, उनके किसी प्रकार को उनको जो है भविष्य के लिए जो निधियाँ वगैरह हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, भविष्य के लिए उनके लिए कोई सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी कहीं प्रभावित हो रही है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति जैसे अच्छा खासा सैलरी मिल रही हो, ऊपर से सारी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही हो, तो वो पूरे तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ कार्य करेगा। और एक व्यक्ति जिसके साथ केवल डेली बेसिस पर वर्कर हो, उसे ये मालूम हो आज काम कर रहे हो, आज फैक्ट्री बंद हो गई तो शाम को मैं कुछ नहीं मिलना है हमें, ठीक है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति जो है पूरे मन से काम करेगा और एक व्यक्ति जो है निराशा भरे मन से काम करेगा। तो जो निराशा भरे मन से काम करेगा वो कहीं ना कहीं उत्पादन में को भी वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। देखिए, यही सब बातें यहाँ पर कही गई हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ लिख लेना कि अर्थशास्त्रियों का तर्क यह है कि रोजगार की गुणवत्ता में निरंतर, ठीक है, यानी आखिर 10 वर्षों तक काम कर चुके, यहाँ पे लिख लेना अर्थशास्त्रियों का यह भी तर्क है कि अनेक वर्षों से रोजगार की गुणवत्ता में निरंतर ह्रास हो रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लेना। इसी में सब पॉइंट कि 10-20 वर्षों तक काम कर चुके न जाने कितने ही श्रमिक मातृत्व लाभ, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और पेंशन आदि से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। रीज़न ये है, पेंशन से वंचित रहने का रीज़न ये है कि तमाम सेक्टर्स जो हैं वो इन्हें इनके अधिकार जानने ही नहीं देते हैं। और तमाम श्रमिक कैसे हैं, वो आपके कैसे हैं कि इलिटरेसी, यानी कि आपके अनपढ़ होने की वजह से, पढ़े लिखे ना होने की वजह से अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने क्या क्या अधिकार दिए हैं या क्या क्या जो हमें सुविधाएं दी हैं वो नहीं जान पाते हैं। जैसे आपको पता होगा, गवर्नमेंट ने अपने कार्य क्षमता के जो घंटे निर्धारित किए हैं वो 8 घंटे निर्धारित किए हैं, 8 आवर, 8 घंटे कार्य करेंगे आप। 8 घंटे से ज़्यादा मजदूर से कार्य नहीं ले सकते किसी से, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों से आप देख रहे हो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कार्य लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक यानी शोषण ही है। दूसरी बात ये है कि जो सरकार है, सरकार ने देखा होगा कि एनसीआर के लिए सैलरी निर्धारित की है, इससे कम पे मजदूर यहाँ पे कार्य नहीं करेगा किसी फैक्ट्री में। लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे 7-7, 8-8 हज़ार पर वहाँ वर्कर कार्यरत हैं। सरकार ने निर्धारित की है, चलो 14-15 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगी सैलरी, लेकिन वहाँ 7-8 हज़ार रुपये भी लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। मजबूरी है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, रोजगार के साधन कम है। तो ऐसे में ये सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट कहती है कि मातृत्व लाभ प्रदान करिए, मातृत्व लाभ का मतलब ये होता है कोई लेडीज जो है वो किसी कंपनी में कार्यरत है और उसे प्रसव पीड़ा होती है, यानी कि मान लीजिए गर्भवती होती है, गर्भवती के बाद वो बच्चे को जन्म देती है, तो उस दौरान उसे अवकाश दीजिए। यानी उस दौरान उसे आप जो है कहते नहीं है कि जो पेमेंट सहित, ठीक है, यानी उसका पेमेंट मत काटिए, ठीक है, सवेतन अवकाश,
यानी कि गवर्नमेंट में से सवेतन अवकाश बोलते हैं। सवेतन का मतलब होता है वेतन सहित अवकाश दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई किसी महिला को सवेतन अवकाश देंगे? लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने जो आपकी एनलिस्टेड कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें व्यक्ति फर्म में महिलाएं काम कर रही हैं, तो वहाँ पर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उन्हें सवेतन अवकाश दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल सब कड़े हो गए हैं। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र की तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, क्या ये सवेतन अवकाश दे सकती हैं 6 या 7 महीने का, जिसमें जो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं? नहीं देंगी, क्योंकि उनके पास इतना है ही नहीं भाई। वही इतना नहीं कमा रही है तो 6 महीने का सवेतन अवकाश कहाँ से दे देंगी? ठीक है, तो ये समस्या हमारे सामने एक बहुत विशाल जटिल समस्या है। इसके अलावा कोई भविष्य के लिए फंड वगैरह, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी वगैरह, पेंशन वगैरह का कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं होता है। जबकि जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, नियमन इनका किया है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कम साबित हो रही हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है सेकंड पॉइंट में कि सरकार श्रम कानूनों के द्वारा उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ बनाती है। ठीक है, और ये वर्ग फिर बाद में क्या करता है, इसमें एक समस्या ये है कि यही वर्ग श्रमिक संघों को गठित कर लेता है और रोजगारदाता जो होते हैं इनसे बेहतर मजदूरी और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए सौदेबाजी भी करता है। आपने देखा यूनियन बन गई है, वो फलाने यूनियन के लीडर उन्होंने समझौता कर लिया, स्ट्राइक नहीं होगी, अब सब काम पे लग जाएंगे। वो सब क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि भाई ये लोग डिमांड करते हैं हमारा वेतन बढ़ाया जाए, ना बढ़ाया जाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर लिया है, देखिए हर जगह राजनीतिकरण है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी राजनीतिकरण होगा। आपने दिल्ली वगैरह में देखा होगा, बड़ी बड़ी जो सिटी है वहाँ पर आपने देखा स्ट्राइक हो गई, फलानी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, अब वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। यानी कि वर्कर जो उन्होंने कह दिया हमारा वेतन बढ़ाया जाए, अब उसके लिए उन्होंने अपना एक लीडर चुन लिया। अब लीडर क्या करते हैं, लीडर आजकल के आप हर जगह के लीडर जानते हैं, लीडर कोई भी अच्छे नहीं है। ठीक है, लीडर जो है जनता को टोपी पहनाना काम करते हैं। तो लीडर क्या करते हैं, एक तरफ तो कहते हैं हाँ आप बिल्कुल कंपनी में हड़ताल, काम नहीं होगा बिल्कुल, और साइड से जाकर कंपनी के मालिक से साठगांठ भी कर लेते हैं। कंपनी के मालिक इन्हें तो अच्छी खासी राशि प्रदान कर देते हैं और बाद बाकी जो वर्कर होते हैं उन्हें लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि हमने आपकी सैलरी में 100 रुपये बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, और एक और इन्हें अच्छी खासी राशि मुहैया करवा देते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्शन रुके ना। ठीक है, तो ये सब घटनाएं आप आम जीवन में देखते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर असंगठित और संगठित की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया है, अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए थर्ड पॉइंट आपका यही है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान जो या फिर 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्रक माने जाते हैं। गवर्नमेंट की परिभाषा में संगठित क्षेत्र की मतलब ये है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान या 10 आदमियों से ज़्यादा कर्मचारियों को अगर आप रोजगार पर रख रहे हैं, कोई आपकी कंपनी या रजिस्टर्ड है, ठीक है, सरकार के मानकों के अकॉर्डिंग, तो वो ठीक है संगठित क्षेत्रक माना जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कोई निजी प्रतिष्ठान कोई इतनी सारी फैसिलिटी देगा रोजगार की? पेंशन भी मुहैया करवाए, भविष्य निधि वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपके लिए कुछ अलग से करवाए इंतजाम, बीमा वगैरह करवाए, कोई करवाता है? नहीं करवाता है। ठीक है, यानी ये सब बातें लिखित में है, कागजों में है, हकीकत में कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। आगे बात कर रहे हैं, यानी ये तो आपके किस में आ गए, ये आपके आ गए संगठित क्षेत्रक में, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में आ गए। संगठित क्षेत्रक का मतलब क्या है, यानी औपचारिक सेक्टर, ब्रैकेट में लिखना औपचारिक क्षेत्रक। ठीक है, इसके अलावा इसी में सब पॉइंट कि अन्य सभी जो उद्यम में लगे हुए कर्मचारी हैं, श्रमिक मिल रहे हैं, ये अनौपचारिक क्षेत्रक की रचना माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? अनौपचारिक माने जाते हैं, इनफॉर्मल माने जाते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन आ जाते हैं इस प्रकार, इसमें आ जाते हैं, इसमें किसान, कृषि श्रमिक, छोटे छोटे काम धंधे चलाने वाले। ठीक है, जैसे इसमें लिख लेना, इसमें जैसे करके। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। स्वनियोजित व्यक्ति, ठीक है, भाड़े के श्रमिक, ठीक है, ये इसमें सम्मिलित हैं, ये लिख लेना इसमें। यानी जो अनौपचारिक में कौन कौन आ जाता है, अनौपचारिक में इस प्रकार में किसान, कृषि श्रमिक, छोटे छोटे काम धंधे चलाने वाले। स्वनियोजित भी आ जाते हैं अनौपचारिक में, यानी स्वनियोजित जो है अनफॉर्मल में ही आता है, फॉर्मल में नहीं आता है। ठीक है, तो यानी कि स्वनियोजित जिनके पास कौन से हैं, भाड़े के श्रमिक जो नहीं रखते हैं, वो किस में आ जाते हैं? अनफॉर्मल में ही आ जाते हैं। भाड़े के श्रमिक जो रखते हैं, मैंने बताया 10 लोगों से ज़्यादा लोग श्रमिक रख रहे हैं तो संगठित माना जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट की परिभाषा के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहा गया है सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। ये हकीकत बात है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ मिल जाते हैं और असंगठित वालों को लाभ नहीं मिल पाते हैं, असंगठित वाले जो है रह जाते हैं। ठीक है, तो वो सब बातें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि कमाई के मामले में भी जो है असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई कम होती है। ठीक है, और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई ज़्यादा होती है, तो वो बातें आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट या चौथा पॉइंट आप लिख लेना, चौथा पॉइंट कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं, इनकी कमाई भी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों से अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर
अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो विकास योजनाएं बनाने वाले ये थे, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था हमारी विकसित होगी, इन्होंने एक माना था, ठीक है, तो उसमें अधिकाधिक श्रमिक औपचारिक क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब इनकी जो बातें थी, बातें की बातें धरी रहेंगी। वर्तमान सरकारें चेंज हो रही हैं, वर्तमान सरकार भी वही है कि वही ढाक के 3 पात वाली कहावत जो है वही सब कर रहे हैं, कोई कुछ नया नहीं कर पा रहा है। रीजन सबसे बड़ा नया ना कर पाने का रीजन यही है कि कोई भी इस पर वर्क नहीं करना चाह रहा है, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करने की जो इसको कंट्रोल करने के लिए जहन नहीं उठाना चाह रहा है। तो सबको लगता है भाई वोट बैंक की राजनीति है हमारी, अगर इसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा, हम सत्ता से हट जाएंगे। कोई तो इसलिए कोई इसको कंट्रोल करने का जो जहन नहीं उठा रहा है, और जिस दिन इसको कंट्रोल करने का जहन उठा लिया जाएगा ना, तो सारे सेक्टर अपना सुधर जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं श्रमिकों की। तो भारत में लिख लेना यहाँ पे 5वां पॉइंट, भारत में 476 मिलियन श्रमिक हैं। ठीक है, इनमें केवल 30 मिलियन श्रमिक ही औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आपने पूर्ववर्ती ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, और ये श्रमिक जो औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक हैं, इनकी मात्र 6% संख्या है। ठीक है, यानी लिख लेना कि औपचारिक क्षेत्र मात्र 6% है। ठीक है, यानी जो 100% श्रमिकों में जो औपचारिक फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक जो हैं फॉर्मल सेक्टर में, तो उनकी संख्या कितनी है? 6% है। और वहीं जो इनफॉर्मल वाले हैं, इनफॉर्मल वालों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 94% है। ये लिख लेना आप, इनफॉर्मल वाले कितने हैं? 94% है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कि औपचारिक सेक्टर में 6% है और देश के 94% श्रमिक अनौपचारिक में आते हैं। ठीक है, लिख लेना इसी में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहीं पर नहीं, अनौपचारिक क्षेत्र में अगर महिलाओं के श्रमिकों की बात करें औपचारिक क्षेत्र में, ठीक है, तो औपचारिक क्षेत्र में इसी में सब पॉइंट, अगला सब पॉइंट नोट कर लेना कौन सा सब पॉइंट होगा यहाँ पर। अब आपका 5वें का पहला सब पॉइंट ये था। ठीक है, अब ये 5वें का सेकंड सब पॉइंट आएगा, 5वें का सेकंड सब पॉइंट आएगा। यहाँ पे अगर बात करें महिलाओं की, तो औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों में महिलाओं की संख्या केवल 6 मिलियन है, अर्थात 20% है। ये फॉर्मल सेक्टर में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष बल की जो महिलाएं हैं, उनकी संख्या कितनी है? मात्र 6 मिलियन है 30 मिलियन में से। ठीक है, तो ऐसे करके 20% संख्या है महिलाओं की औपचारिक में। वहीं अनौपचारिक में पुरुषों की संख्या जो है वो श्रम बल में उनका 69% है अनौपचारिक क्षेत्र में। तो ये लिख लेना आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही सब बातें कही गई हैं, वही सब बातें बताई गई हैं, और बेरोजगारी के बारे में बताया गया है कि बेरोजगारी कैसे होती है, कैसे कैसे हमारी जनसंख्या कार्यरत है। देखिए श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्रयास किया, और यहाँ पर ऐसे करके ILO की स्थापना हुई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1919 में। ठीक है, तो इसने वही सब चीज़ें निर्धारित की, विश्व भर के जितने भी देश इसके जो हैं यानी कि संबद्ध देश हैं, उनके लिए इसने गाइडलाइन तैयार की। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर मजदूर या श्रमिक हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें उनका लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि कुछ समय से जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसके प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया। यानी ILO की जो गाइडलाइंस है, जिसके अकॉर्डिंग लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए, तो वो फॉलो करते हुए भारत ने उन सब चीज़ों को अमल में लाया है भारत। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका जो है असंगठित क्षेत्र का, जो कि इन सब सेवाओं से लाभान्वित नहीं हो पाया है। अब देखिए बात कर लेते हैं ILO की। तो ILO का वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना। यानी हेडक्वार्टर कहाँ? जेनेवा में है इसका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी होती क्या है? आपने देखा होगा तमाम समाचार पत्रों में, तमाम विज्ञापनों में, ठीक है, जगह जगह पर जो है विज्ञप्ति वगैरह निकलती हैं कि भाई हमें फलाने दफ्तर के लिए, फलानी जगह के लिए कुछ व्यक्तियों की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं यानी कि वहाँ पर फ़ोन के द्वारा या फिर डोर टू डोर रोजगारी तलाश में निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती क्यों हैं? ये होती इसलिए है कि भाई जब आजीविका के साधन कम हों और उसे लेने वाले लोग ज़्यादा हों, तो वो एक बेरोजगारी वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है, यानी बेरोजगारी वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है। आपको याद अगर नहीं हो तो अपने थोड़ा पूर्वजों से, अपने बाबा दादी वगैरह इनसे पूछना कि एक समय ये था कि इंडियन आर्मी के लिए जवान वगैरह जो होते थे, उनकी जो आपके मेले वगैरह लगते हैं, ठीक है, तो उन मेलों में से भर्ती की जाती थी। ठीक है, यानी आपको सुनने में थोड़ा अचरज टाइप होगा कि एक समय ये था कि इंडियन आर्मी के लिए जो जवान वगैरह जो लिए जाते थे, इंडियन आर्मी या और जो फोर्सेस हैं उनके लिए जवान जो लिए जाते थे,
उनके लिए जो मेले वगैरह आपके होते हैं, नुमाइश वगैरह जो होती हैं लगती हैं, वहाँ पर कैंप टाइप लगते थे, और वहाँ पर जवान जो लड़के वगैरह वो देख लेते थे हट्टे करते हैं, तो वहाँ से उन्हें पकड़ पकड़ के ले जाते थे आर्मी वगैरह के लिए। एक स्थिति ये थी अपने देश में, ठीक है। यानी आप अपने बाबा दादी जो हैं, आज से ज़्यादा नहीं 40 साल पहले की स्थिति पूछ लीजिए। लेकिन आज वर्तमान में क्या आपको लगता है इंडियन आर्मी वाले ऐसे ले रहे हैं? नहीं, आज एक बहुत ही टफ कंपटीशन है। रीज़न क्या है? रीज़न ये पॉपुलेशन है। पहले क्या थी? पहले भाई पॉपुलेशन थी नहीं, जनसंख्या थी बहुत कम थी। अब जनसंख्या कम थी, उसके अलावा भी लोग कृषि कार्य पर डिपेंड थे, यानी लोग नौकरी की तरफ तो सोचते ही नहीं थे, जॉब की तरफ कि जॉब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में स्थिति चेंज हो रही है। वर्तमान में सबको लगता है भाई किसी जॉब में अगर हम लग जाएंगे तो हमारी एक जीवन की सुरक्षा होगी, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे वो भी सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, यानी उनके लिए भी कहीं ना कहीं हम अच्छे अवसर उपलब्ध करवा पाएंगे, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड अवसर हो, उन्हें उपलब्ध हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हर कोई आदमी जो है पैसे की ओर उन्मुख हो रहा है, और पैसे के लिए वो चाहे औपचारिक सेक्टर में जाए फिर या अनौपचारिक सेक्टर में जाए। लेकिन आज से 50 साल पहले जो स्थिति थी वो बिल्कुल उलट थी। तब लोग यही सोच लेते थे भाई हमारे पास अगर अच्छी खासी खेती है तो हमें कहीं नहीं जाना, हमें अपनी खेती करनी है, हम कोई जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे। आप पूछना ये वाली, देखिए ये कहानी जो है इंडियन आर्मी वाली, अपनी जो पूर्वज हैं उनसे पूछना, वो बताएंगे कि हाँ यही होता था कि भाई पहले कोई भर्ती नहीं निकलती थी आर्मी वगैरह की, वो ऐसे ही लिए जाते थे, ठीक है। और जो ऑफिसर पर रैंक होते थे, ऑफिसर रैंक के लिए होता था प्रावधान, लेकिन सिपाही वगैरह जो लिए जाते थे वो इसी तरह से लिए जाते थे, ठीक है। फिर भी पूर्ति नहीं पड़ती थी तो पकड़ पकड़ के ले जाते थे, लेकिन लोग तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उस समय लोगों की मन में था ही नहीं नौकरी करने का। लेकिन अभी वर्तमान में हर आदमी आप देख रहे होंगे कि नौकरी को भागा पड़ा है, यानी एक एक वैकेंसी आती है, एक एक वैकेंसी पर दावेदारों की संख्या लाखों में होती है, या वर्तमान में आप स्थिति देख रहे होंगे। तो वही रीज़न यही है कि सभी को अपना जीवन स्तर सुधारना है, सबको लगता है, ठीक है, कि भाई हम किसी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी भविष्य की समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ अगर बात करें बेरोजगारों की, तो हमारे यहाँ बेरोजगारों की जो पहचान करने के तरीके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे पहली बात यह है कि अर्थशास्त्र की भाषा में हम उसे बेरोजगार कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में भी 1 घंटे का रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता है। आधे दिन की अवधि का मतलब क्या है कि 12 घंटे में भी वो एक टाइम का रोजगार, 1 घंटे का भी जॉब अगर प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है, रोजगार की श्रेणी में आ रहा है, बेरोजगार की श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही नोट कर लेना कि अर्थशास्त्र उसे बेरोजगार कहते हैं, अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में भी 1 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े 3 लोग प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से 3 स्रोत हैं हमारे यहाँ? पहला तो है आपका जनगणना रिपोर्ट, भारत की जनगणना रिपोर्ट, ये बेरोजगारी के आंकड़े बताती है। दूसरा है NSSO, यानी राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन जो है, NSSO जो है वो करवाता है, ठीक है। और तीसरा जो है यहाँ पर आपका जो है रोजगार और प्रशिक्षण मंत्रालय है, ठीक है, ये जारी करता है। तो ऐसे करके यहाँ पे 3 संगठन जो हैं वो आपके बेरोजगारी के आंकड़े जो है, ठीक है, तो ये आंकड़े प्रदर्शित करते हैं, जारी करते हैं, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े के 3 स्रोत हैं कौन कौन से? भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन इसकी रिपोर्ट, ठीक है, और तीसरी है रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़े। तो ऐसे करके हम जो है इन तीनों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या आंकड़े आते हैं उनको यानी उनको एकीकृत करके उनको एनालिसिस करके बाद में आंकड़े निकालते हैं कि भाई हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, ठीक है। आगे बात करते हैं खुली बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप सभी को पता है हमारे कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्रच्छन्न का मतलब आप जानते होंगे कि भाई एक खेत के लिए या एक 5 बीघे खेत के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है, 2 लोग उसे आराम से कर सकते हैं 5 बीघे का खेत, ठीक है। लेकिन क्या है भैया, हमने वहाँ पर अपने घर के बच्चे भी लगा लिए, घर में हमारे 10 कैंडिडेट हैं, 10 में से हमने 8 कैंडिडेट उसमें और लगा लिए, ठीक है। ऐसे करीब 10 की संख्या हो गई हमारी यहाँ पर। तो 8 लोगों को तो रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कोई रोजगार तो खेत कर रहा है, केवल दो लोगों के लिए रोजगार यहाँ पर सृजन कर रहा है। तो ऐसे में 8 लोग जो लगे हुए हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाए जाएंगे, ठीक है। ये सब बातें आप लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आप आई होप यहाँ पे नोट भी ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना, यहाँ पर अगला पॉइंट यानी कि आप सेकंड पॉइंट नोट हो गया, थर्ड पॉइंट यानी हमारे यहाँ अध्ययन के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट कर लेना कि 1950 के दशक के अंत में किए गए एक अध्ययन के द्वारा भारत में 1/3 कृषि श्रमिकों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार दिखाई गया था। प्रच्छन्न रूप से यही है कि भाई उन्हें कोई सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। अब देखिए ये भी जानते हैं कि हम लोग रोजगार की तलाश में लोग ग्रामीण स्तर से कहाँ पे शहरों की ओर प्रवसन करते हैं, शहरों की ओर जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि रीज़न यह है कृषि कार्य जो है आपके मौसमी कार्य हैं, यानी कृषि जो है मौसम पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमारे भारत में मौसमी स्तर पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। यानी मौसम के अकॉर्डिंग जो लोग बेरोजगार होते हैं, यानी मान लीजिए जो है यानी कुछ महीनों में तो उनके पास रोजगार होता है खेती में, और कुछ महीने वो बेरोजगार बैठे रहते हैं, तो उन्हें मौसमी रोजगार कहते हैं, ठीक है। यानी आप देख लेना अगला पॉइंट यहाँ पे चौथा पॉइंट हो गया कि जब खेत में
काम नहीं होता है तो लोग शहर की ओर जाते हैं और काम खोजते हैं। ऐसी बेरोजगारी की अवस्था को मौसमी बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, और भारत में ये बेरोजगारी का ये प्रकार भी बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सरकार का बताया गया है कि सरकार और इसका रोजगार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये बताया गया है। अब देखिए सरकार ने यहाँ पर सरकार और रोजगार सृजन की योजना चलाई गई है, मनरेगा जिसे कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया था 2005 में, 2006 में लागू हो गया। ठीक है, इसके जरिए क्या था कि असंगठित क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर 100 दिन का दिहाड़ी रोजगार की गारंटी देता था ये। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये अपर्याप्त है। अपर्याप्त ये है कि भाई इन्होंने एक तरह से अनियमित श्रमिकों के लिए तो व्यवस्था कर दी। अब जो ग्रामीण स्तर पर पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करेंगे? वो तो मजबूरी में भले कर लें, लेकिन क्या उनके स्तर का कार्य है? ये नहीं है। तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए था। लेकिन वर्तमान में हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, इतने सालों बाद भी इन 2005 में अधिनियम लाया गया, उसके 15 साल बीत गए हैं, अब तक कोई ऐसी योजना नहीं लाई गई है कि जो ग्रामीण स्तर के हमारे छात्र हैं, ग्रामीण स्तर के हमारे भाई बहन हैं, तो उनको कोई रोजगार उनके स्तर पर मुहैया करवाया जा सके। ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है। ठीक है, और योजना लाई भी गई है तो वो इतनी ज़्यादा उनमें मारामारी है कि उनमें हमारे जो है तमाम जो ग्रामीण स्तर के लोग, हमारे पढ़े लिखे छात्र हैं, यानी माता हमारे भाई बहन हैं हमारे, वो उनमें लग नहीं पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना इसमें कि हाल ही में भारत की संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम 2005 पारित किया। इसमें से पहला पॉइंट यह देश के ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य कराने के का 100 दिन का दिहाड़ी उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। ठीक है, तो ये आपने जानते थे, ऐसे मनरेगा के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात यह है, रोजगार के क्षेत्र में हमारे यहाँ दो तरह से और रोजगार देते हैं। यानी संघीय स्तर पर कुछ वैकेंसियां निकलती हैं, यानी केंद्र सरकार कुछ वैकेंसियां निकालती है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, कुछ राज्य स्तर पर निकलती है, राज्यवार वैकेंसियां निकलती हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, संघीय और राज्य सरकारें रोजगार सृजन हेतु अवसरों की रचना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, इनके प्रयासों को हम दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, पहला सब पॉइंट यही है। सेकंड का पहला सब पॉइंट देखिए, प्रथम श्रेणी में सरकार जो होती है प्रत्यक्ष प्रयास में अपने विभिन्न विभागों में प्रशासकीय कार्यों के लिए नियुक्तियां करती है। यानी प्रत्यक्ष में क्या होती है कि भाई अपने विभिन्न विभागों के लिए प्रशासकीय कार्यों के लिए नियुक्तियां ही करती है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा अप्रत्यक्ष वाला क्या है, यानी इसके लिए वैकेंसी वगैरह निकाली जाती है प्रत्यक्ष वाले के लिए। अप्रत्यक्ष वाला क्या है? अप्रत्यक्ष वाले में ये आता है कि भाई जब सरकारी उपक्रम की वृद्धि बढ़ रही हो, ठीक है, जब सरकारी उद्यमों में उत्पादन स्तर की वृद्धि हो जाती है और उद्यमों को सामग्रियों की पूर्ति करने के लिए जो यानी कि सरकारी यानी कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट के जो PSU हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन जो कंपनीज हैं, वहाँ पर उत्पादन हो रहा है और उत्पादन वहाँ पर बढ़ गया, और उत्पादन की पूर्ति करने के लिए जो प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट फर्म्स जो है वो उन्हें अपनी सामान वगैरह जो है कच्चा माल वगैरह प्रोवाइड करवा रही हैं। ठीक है, और PSU का जहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, जो PSU वगैरह है उनका भी, उन्हें भी अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई बढ़ाएंगे तो भाई यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा यहाँ पर श्रमिकों को बढ़ाने की। तो ऐसे करके जो यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा वो आपको दिखाएगा अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जब सरकारी उद्यमों में उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है तो उन उद्यमों को सामग्रियों की पूर्ति करने वाले निजी उद्यमों को भी अपना उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, अपना उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, और यह सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों का सृजन है। ठीक है, और यही जो है जो क्रिया जो आप देख पा रहे होंगे, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के जो हैं क्षेत्र, जैसे सेल हुआ, भेल हुआ, इनका मान लो प्रोडक्शन बढ़ गया और इनको सहायता पहुंचाने वाली प्राइवेट कंपनियां हैं, और तो उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया उनकी सहायता करने के लिए, तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनियों में जॉब बढ़ गई, वो अप्रत्यक्ष रूप से मानी जाएंगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लिया होगा। लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी रोजगार जो है यहाँ पर लिखा गया है कि रोजगार सृजन के माध्यम से ही, यानी यहाँ पर यानी अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन रोजगार सृजन के माध्यम से ही होता है, इन्हें रोजगार सृजन कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्राथमिक जन स्वास्थ्य है, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास। देखिए आप सभी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, किताबी ज्ञान से थोड़ा हटके आते हैं। हकीकत बात यह है कि जो चीज़ें हैं वो आपको भी विचार, मैं बार बार हर आपके चैप्टर में यही बात क्यों दोहरा रहा हूँ, विचार आपको ये करना है कि अगर आप लोग, यानी कि आप लोग जो अपने संसाधन है, आने वाला भविष्य है, उसके प्रति अगर आप लोग सचेत खुद नहीं होंगे तो मान लीजिए सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी नियम हो, कोई भी नियम विनियम जो सरकार या संसद बनाती है वो तभी लागू हो सकता है जब वहाँ की जनसंख्या उसे पूरी तरह से समर्थन दे। ठीक है, अब जनसंख्या ही समर्थन नहीं देगी, जनसंख्या उसका बार उल्लंघन करेगी, तो सरकार, ऐसा तो है नहीं, आप जानते हैं कि आजकल इतने सब चीज़ें हैं, मानवाधिकार वगैरह हर जगह हैं,
तो वो संजय गांधी वाला टाइम तो चला गया। संजय गांधी ने जब नसबंदी करवा दी थी पकड़ पकड़ के, आपको याद होगा, याद नहीं हो तो अपने जो है अपने आसपास के जो पूर्वज हैं उनसे पूछ लेना कि संजय गांधी इतने हमारे जागरूक नेता थे, उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लाखों लोगों की पकड़ पकड़ के नसबंदी करवा दी थी उस दौर में, इमरजेंसी वाले टाइम पे। 1975 की बात बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं है ये, कहानी हकीकत है ये, ठीक है। 1975 के दौर में संजय गांधी एक ऐसे हमारे नेता थे कांग्रेस के जिन्होंने ये पूरी अपनी वो थी नहीं, जो मतलब उनकी जो दिली ख्वाहिश थी कि भाई जनसंख्या जो बढ़ रही है इसे कंट्रोल कैसे किया है, उन्होंने पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई थी, बसों से खींच खींच के, पुलिस प्रशासन लगा लगा के, ठीक है। वो हाल रहा था यहाँ पे देश में। तो सरकार को ऐसा कदम ना उठाना पड़े, इससे बेटर ये है कि आदमी खुद ही समझ जाए, ठीक है। खुद समझ जाएगा तो यकीन मानिए सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वरना आप रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, वो यकीन मानिए दिन बर दिन वो जो है चीज़ें बदतर होती चली जाएंगी, रोजगार सृजित नहीं होगा। सबसे बड़ी कारण यही है कि जनसंख्या वृद्धि का दबाव बढ़ रहा है और रोजगार बढ़ नहीं रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें जनसंख्या पर लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले दिनों में मान लीजिए कोई संजय गांधी फिर से पैदा हो गए तो यकीन मानिए फिर देश में फिर कहेंगे अरे ये तो बहुत नेता निरंकुशवादी है, सुनता ही नहीं है किसी की, ठीक है। तो फिर वो बाद में आप कहेंगे तो उससे बेटर ये पहले ही समझ जाइए, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपके सामने। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपने यहाँ पर आज 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अभी इसके जो है 3 चैप्टर और रह गए हैं, 3 चैप्टर और कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ दिनों के लिए फिर हम ब्रेक देंगे इसमें। 12th वाले में फिर ज़्यादा नहीं है, 5 चैप्टर और हैं 12th वाली आपकी जो है, ठीक है। इस बीच में हम ज्योग्राफी वाला पोर्सन है, 3 चैप्टर कराने के बाद ज्योग्राफी वाला पोर्सन यहाँ पे फिर से उसे गति दे देंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए कि मैं वीडियो नहीं लेके आ रहा हूँ, वीडियो न लाने की मेरी समस्या है, 2 वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाने की, वो मैं आपको किसी दिन पूरा स्टोरी लिख कर बताऊँगा क्या समस्या है मेरे साथ, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, आपके मन में डाउट्स क्वेरीज जो भी हैं वो मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।